दोस्तों आज हम शेरलॉक नाम की डिटेक्टिव सीरीज का पहला एपिसोड देखने वाले हैं। जिन मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करना असंभव माना जाता है उन केसेस को हमारा डिटेक्टिव शेरलॉक बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है। इस सीरीज के अंत में तो आप भी शेरलॉक की तरह सोचने लग जाएंगे। इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज आपने शायद ही कभी देखी होगी, तो देरी किस बात की, चलिए एपिसोड 1 को देखते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक बिजनेसमैन को दिखाते हैं जो किसी ट्रेन में जा रहा है और उस दिन उसकी कोई बिजनेस मीटिंग होती है, लेकिन वो गलती से अपना स्टेशन मिस करके आगे के किसी स्टेशन पे उतर जाता है। वो अपनी पीए को कॉल करके बताता है कि मैं गलत स्टेशन पर उतर गया हूँ, लेकिन दूसरी ट्रेन पकड़कर जल्दी आ जाऊंगा। अब पीए कहती है कि सर तब तक बहुत देर हो जाएगी, आप टैक्सी लेकर जल्दी ऑफिस पहुंच जाइए। दरअसल इस बिजनेसमैन और उसकी पीए के बीच में कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है। वो पीए की बात मान लेता है लेकिन मीटिंग में नहीं पहुंचता। लगता है वो कहीं फंस चुका है। अब उसके पास 2 बोतल्स हैं जिनमें 2 टैबलेट्स रखी हुई हैं। वो एक टैबलेट खा लेता है और स्पॉट पर ही मर भी जाता है। अगले दिन मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस बिजनेसमैन ने पॉइजन खाकर आत्महत्या कर ली है और इस रिपोर्ट के साथ ही ये केस भी बंद कर दिया जाता है। इस हादसे के 1 महीने बाद 2 फ्रेंड्स को बारिश में चलते हुए दिखाते हैं। उनमें से एक लड़के के पास छाता होता है और दूसरे लड़का बारिश में भीगता हुआ टैक्सी को बुलाता है, लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। फिर वो अपने दोस्त से कहता है, यार तू रुक जा, मैं घर जाकर अपना छाता लेके आता हूँ। लेकिन वो लड़का ना तो घर पहुँचता है और ना ही अपने दोस्त के पास लौटता है। लगता है वो कहीं फंस गया है। अब दिखाते हैं कि उसके पास बोतल्स में 2 टैबलेट्स हैं और वो एक टैबलेट खाकर वहीं मर जाता है और मीडिया भी यही कहती है कि ये सुसाइड केस है। अब एक बार में एक औरत खूब पीती है और नशे में धुत होकर घर लौट रही होती है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती और किसी जगह फंस जाती है और उसके पास भी 2 टैबलेट्स हैं जिनमें से एक खाकर वो मर जाती है और इस तरह की ये तीसरी मौत है। अब मीडिया वाले सवाल उठाने लगते हैं और एक प्रेस मीट बुलाई जाती है। तब ग्रेग नाम का एक डिटेक्टिव बताता है कि तीनों लोगों ने सुसाइड की है, लेकिन तीनों की मौत एक ही टाइप के पॉइजन से हुई है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उन्हें पॉइजन देकर मार डाला। अब ग्रेग तुरंत जवाब देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों लोगों में एक पॉइजन के अलावा और कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब प्रेस का एक आदमी पूछता है, तो फिर क्या ये एक सीरियल किलर का काम है? ग्रेग उनके सवालों का जवाब नहीं देता और किसी तरह मैनेज कर रहा होता है। तभी वहाँ बैठे सभी लोगों के फोन पर रॉन्ग करके मैसेज आने लगता है। अब ग्रेग जानता है कि यह मैसेज कौन भेज रहा है। उसे भी एक मैसेज आता है कि तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूँ, और मैसेज के अंत में एसएच करके सेंडर का नाम होता है और ग्रेग जानता है कि एसएच और कोई नहीं, शेरलॉक होम्स है। हमें भी तो जानना है कि ये एसएच है कौन, लेकिन उससे पहले हमें जॉन वॉटसन नाम के आदमी को जानना होगा। जॉन एक आर्मी डॉक्टर है और अफगानिस्तान में लड़ाई के दौरान जॉन की आंखों के सामने उसके सारे साथी मर गए थे। जॉन को भी गहरी चोट आई थी जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाता। अब जॉन आर्मी से रिटायर हो गया है, लेकिन वहाँ हुई घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में चलती रहती है और इसी वजह से वो एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रहा है। अब उसकी थेरेपिस्ट उसको बताती है कि जॉन, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ है या हो रहा है उन्हें तुम एक ब्लॉग बनाकर इंटरनेट में जरूर पोस्ट करो, शायद इससे तुम्हारा माइंड थोड़ा हल्का हो जाए। अब जॉन को भी ये बात ठीक लगती है। अब एक दिन जॉन पार्क में चल रहा होता है कि अचानक पीछे से आवाज आती है, अरे यार वॉटसन, कैसे हो तुम? जॉन मुड़कर देखता है पर वो उस आदमी को जानता भी नहीं। अब जॉन को कंफ्यूजन में देखकर वो आदमी कहता है, यार मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ माइक। तब जाकर वॉटसन को याद आता है कि माइक उसका पुराना दोस्त है। तो बताओ वॉटसन, लाइफ में क्या चल रहा है? वॉटसन कहता है, मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन मैं एक घर की तलाश में हूँ। अब जिस घर में रहते हो वहाँ क्या प्रॉब्लम है? वॉटसन कहता है, मैं और मेरा रूममेट मिलकर घर का रेंट देते थे, लेकिन अब वो इंग्लैंड छोड़कर जा रहा है और मेरी पेंशन भी कम है और उसमें मुझे अपना इलाज भी करवाना पड़ता है। मैं अकेला उस घर का रेंट नहीं दे सकता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि घर खाली करके किसी के साथ रूम शेयर कर लूं। लेकिन मेरे साथ रूम शेयर करेगा कौन? इस पर माइक चौंक कर कहता है, अरे यार वॉटसन, बिल्कुल यही शब्द अभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहे। उसे भी रूम रेंट की प्रॉब्लम है और वो एक रूममेट को ढूंढ रहा है, तुम उसके साथ क्यों नहीं चल जाते? अब वॉटसन पूछता है, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? माइक कहता है, उसका नाम है शेरलॉक होम्स, चलो मैं अभी तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। अब ये कहकर माइक वॉटसन को लेके जाता है। एक हॉस्पिटल के लैब में शेरलॉक कुछ कर रहा होता है, तब माइक और वॉटसन वहाँ आते हैं। माइक को देखकर शेरलॉक कहता है, मुझे अपना मोबाइल दो, एक टेक्स्ट मैसेज भेजना है। माइक अपना मोबाइल ढूंढता है और फिर कहता है, सॉरी शेरलॉक, मैं अपना मोबाइल कोट पॉकेट में ही भूल गया हूँ। तब वॉटसन अपना फोन शेरलॉक को देता है और मोबाइल लेकर शेरलॉक 2-3 सेकंड उसे और वॉटसन को देखता है और तुरंत पूछता है, अफगानिस्तान या इराक? वॉटसन की कुछ समझ में नहीं आता और पूछता है, क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पैर में चोट आई है ना? वॉटसन सोच में पड़ जाता है कि चोट तो आई है, लेकिन यह हादसा अफगानिस्तान या इराक में हुआ है, ये इसको कैसे पता? फिर वो बताता है कि ये चोट अफगानिस्तान में ही लगी थी। एक और बात है वॉटसन, तुम्हें वायलिन की आवाज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं घर में रोज वायलिन बजाता हूँ और इससे मेरा दिमाग और तेज सोचने लगता है। तुम मेरे रूममेट बनने वाले हो, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूं, कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉटसन को शौक पे शौक मिल रहा होता है। वो पूछता है कि हमने एक शब्द भी नहीं कहा, पर फिर भी तुमको कैसे पता कि मैं रूम शेयरिंग के बारे में बात करने वाला हूँ?
शेरलॉक बहुत ही कैजुअली कहता है कि बात एकदम सिंपल है। आज सुबह ही मैंने माइक से इस बारे में बात की। अब माइक तुम्हें मेरे पास लाया है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मेरे साथ रूम शेयर करना चाहते हो। तो दोस्त वॉटसन, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल घर पे मिलते हैं, ओके। और ये कहकर शेरलॉक वहाँ से जाने लगता है। सुनिए भाई साहब, एक्सक्यूज मी, आप तो अपनी धुन में ही लगे हुए हैं। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, और तुम कहते हो कि घर पर मिलेंगे। अरे तुम्हारे घर का एड्रेस कौन बताएगा? और वॉटसन के सवाल सुनकर शेरलॉक कहता है, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, तुम एक आर्मी डॉक्टर हो और अफगानिस्तान में रह चुके हो। तुम्हारा एक भाई है जो दारू के बिना जिंदा नहीं रह सकता और इस वजह से उसकी पत्नी उससे अलग हो चुकी है। तुम अफगानिस्तान में बुरी तरह से घायल हुए थे और पैर में चोट आई थी। इन सब की वजह से दिमागी तौर पर तुम बहुत ही अपसेट हो। तुम एक थेरेपिस्ट को भी कंसल्ट कर रहे हो। वॉटसन चौंक कर खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। अब ये आदमी है कौन जो मेरी पूरी जन्म कुंडली बता रहा है? तो वॉटसन, मैं हूँ शेरलॉक होम्स, मेरे घर का एड्रेस है 221 बेकर स्ट्रीट। और इतना कहकर शेरलॉक बहुत कैजुअली वहां से चला जाता है। अब उस रात एक घर को दिखाते हैं जहां पिंक कलर ड्रेस पहनी हुई एक लड़की एक बोतल खोलती है और उसमें से एक टैबलेट निकाल कर खाती है और ये लड़की भी स्पॉट पर ही मर जाती है और इस तरह ये होने वाली चौथी मौत है। अगला दिन वॉटसन शेरलॉक के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और दोनों में बातें होने लगती है। शेरलॉक, ये घर एकदम सड़क के ऊपर है, लगता है रेंट बहुत ज्यादा होगा। शेरलॉक कहता है, हाँ ये बहुत महंगी जगह है, लेकिन घर की ओनर मिसेस हडसन ने मुझे थोड़ा डिस्काउंट दिया है, इसलिए मेरा रेंट थोड़ा कम है। लेकिन शेरलॉक, उन्होंने तुम्हें कम रेंट भी क्यों दिया है? बात यह है वॉटसन कि उनके पति को फांसी की सजा हुई थी। ठहरो 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 शेरलॉक, आगे मैं बताता हूँ। और तुमने उनके पति को फांसी की सजा से बचाया था, एम आई राइट? नहीं वॉटसन, दरअसल उसे फांसी की सजा मैंने ही दिलवाई थी और इसलिए खुश होकर मिसेस हडसन ने मेरा रेंट कम कर दिया। ये कहकर शेरलॉक वॉटसन को अंदर लेके जाता है। घर बहुत ही बढ़िया होता है। शेरलॉक, मैंने इंटरनेट पे तुम्हारी वेबसाइट देखी, द साइंस ऑफ डिडक्शन। ओह, जानकर खुशी भी वॉटसन, पर वहाँ पर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग? क्या बात करते हो शेरलॉक? उसमें लिखी हुई हर बात मुझे तो एकदम इम्पॉसिबल लगी। लिखा था कि एक आदमी का टाई देखकर तुमने पता लगा लिया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरे आदमी का सिर्फ अंगूठा देखकर तुमने जान लिया कि वो एक एयर पायलट है। क्या तुम्हें सब ढोंग नहीं लगता? शेरलॉक कहता है, ढोंग नहीं वॉटसन, तुम्हारा सर पैर और हाथ देखकर मैंने जान लिया था कि तुम एक आर्मी ऑफिसर हो। तुम्हारा मोबाइल देखकर जाना कि तुम्हारा भाई पियक्कड़ है और उसकी पत्नी से उसकी नहीं बनती थी। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब भी ढोंग था? वॉटसन की बोलती बंद हो जाती है। तब वहाँ घर की ओनर मिसेस हडसन आती है और बड़े प्यार से शेरलॉक को डांटती है कि ये घर का क्या हाल बना रखा है शेरलॉक। फिर एक न्यूज़पेपर को देखकर पूछती है, क्या तुमने न्यूज़ पढ़ी? एक ही पॉइजन से 3 लोग मर गए हैं। तब शेरलॉक खिड़की से देखता है कि एक पुलिस कार आ रही है और कहता है, 3 नहीं मिसेस हडसन, चौथा कत्ल भी हो चुका है। कार से डिटेक्टिव ग्रेग उतर कर आता है और शेरलॉक से कहता है कि चौथा खून भी हो चुका है। जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही एविडेंस हमें इस कत्ल में मिला है, प्लीज जल्दी चलकर इस बार देख लो। शेरलॉक कहता है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन पुलिस कार में नहीं, टैक्सी में आऊंगा। और ओके कहकर ग्रेग चला जाता है। अब उसके जाते ही यहाँ शेरलॉक खुशी से झूम रहा होता है। वाह सुपर, 3 कत्ल हो चुके हैं और चौथे कत्ल में कुछ एविडेंस मिला है। इतना मेरे लिए काफी है, मैं खूनी को आसानी से ढूंढ निकालूंगा। फिर ओनर से कहता है कि आप प्लीज जरा घर की सफाई कर दीजिए, मुझे जरूरी काम आ गया है और देर से ही लौटूंगा। और ये कहकर वो निकलता है। अब ओनर कहती है, शेरलॉक मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन हूँ, समझे? बिल्कुल समझ गया हूँ मिसेस हडसन। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। यहाँ वॉटसन जरा उदास बैठा होता है और ओनर से पूछता है कि क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? ओनर कहती है कि तुम्हें क्या अलग से बताना पड़ेगा, मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। तब वॉटसन कहता है, समझ गया, तो फिर चाय के साथ 2 बिस्कुट भी दे दीजिए। फिर वो पेपर पढ़ने लगता है और तभी वहाँ शेरलॉक आकर कहता है, वॉटसन तुम एक आर्मी डॉक्टर हो ना, मतलब तुम्हें कई लाशें देखनी होंगी, क्या तुम मेरे साथ चलकर इस केस में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये कहकर वॉटसन शेरलॉक के साथ चल देता है। जाते जाते चिल्लाता है कि मिसेस हडसन मेरी चाय कैंसल। मिसेस हडसन चिढ़कर फिर चिल्लाती है कि मैं मालकिन हूँ, मालकिन। शेरलॉक और वॉटसन एक टैक्सी में जाते हैं। वॉटसन शेरलॉक को देख रहा होता है। अब शेरलॉक कहता है, क्या बात है वॉटसन, मेरे लिए कोई सवाल है क्या? सवाल यह है कि तुम कौन हो और क्या करते हो और इस वक्त कहाँ जा रहे हैं हम? शेरलॉक कहता है, गैस करो। वो कहता है, मेरे ख्याल से तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो, लेकिन पुलिस कभी प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प नहीं लेती। शेरलॉक बताता है कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं बल्कि कंसल्टिंग डिटेक्टिव हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही ये काम करता हूँ क्योंकि इस काम और नाम का आविष्कार मैंने ही किया है। जब पुलिस किसी केस में अटक जाती है तो मुझे कंसल्ट करती है। वॉटसन कहता है, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसे ढोंगी को पुलिस क्यों कंसल्ट कर रही है? अब शेरलॉक बिना कोई रिएक्शन के कहता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा और पूछा कि अफगानिस्तान या इराक, तो तुम कितना शॉक हो गए थे, और एक ढोंगी की बात पर तुम इतना शॉक क्यों हुए थे, बताओ? वॉटसन कहता है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वो सब कैसे पता चला? तब शेरलॉक पूरी एक्सप्लेनेशन देता है। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा हेयर कट देखा जो मिलिट्री कट है, और मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम आर्मी में रहे होंगे। जब तुम हॉस्पिटल की लैब में आए तो तुम वहाँ की चीजों को देखकर सरप्राइज नहीं हुए और
नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। इससे पता चलता है कि तुम्हारे लिए वो चीजें नई नहीं थी और मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम एक डॉक्टर भी हो सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम एक आर्मी डॉक्टर हो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अफगानिस्तान या इराक में ही मेरी टांग टूटी होगी? हमारे देश की आर्मी तो कई देशों में जाती है, फिर उन देशों का नाम तुमने क्यों नहीं लिया? लो, ये तो बहुत ही आसान था। मैंने तुम्हारे हाथ को ध्यान से देखा तो तुम्हारी कलाई का ऊपरी हिस्सा गोरा और नीचे का हिस्सा ब्राउन था। मतलब ये कि तुम जरूर तेज गर्मी वाले देश में रहे होंगे, और हमारे देश की आर्मी जिन देशों में है उनमें से ज्यादातर गर्मी वाले देश सिर्फ अफगानिस्तान और इराक हैं। मिल गए तुम्हें सारे जवाब? चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे भाई की लाइफ स्टोरी का तुम्हें कैसे पता चला? याद है मैंने मैसेज करने के लिए तुम्हारा मोबाइल लिया था। वो मोबाइल बहुत ही कॉस्टली लग रहा था। वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उतना कॉस्टली मोबाइल तुम खरीद सकते तो इस तरह रूम शेयर नहीं कर रहे होते, है ना? चलो मान लिया कि तुम्हें किसी ने फोन गिफ्ट किया है, तब तुम इस फोन को बहुत ही संभाल कर रखते, राइट? लेकिन पॉकेट में रखी हुई चाबियों से फोन पर कई स्क्रैचेस लगे हुए थे, और नए मोबाइल को कोई ऐसे नहीं रख सकता। इसका मतलब ये कि वो पुराना मोबाइल है जिसे तुमसे पहले किसी ने यूज किया है और फिर तुमको दे दिया है। मोबाइल के पीछे हैरी वॉटसन फ्रॉम कॉलरा करके लिखा हुआ था, और तुम्हारा नाम जॉन वॉटसन है, तो हैरी तुम्हारा भाई हो सकता है। हाँ, वो तुम्हारा पिता का नाम भी हो सकता है, लेकिन ये मोबाइल ज्यादातर नई जनरेशन के लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल तुम्हारे पिता का नहीं हो सकता। मतलब ये कि हैरी तुम्हारा भाई होगा जिसने अपना पुराना मोबाइल तुमको दे दिया होगा। ओह अच्छा, मान लिया मेरे बाप। लेकिन हैरी पीता है और उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है, ये बताओ ये तुम्हें कैसे पता चला? शैलो कहता है फोन के पीछे हैरी वॉटसन फ्रॉम कॉलरा लिखा था, मतलब कॉलरा नाम की एक औरत ने ही ये फोन हैरी को गिफ्ट किया है। लेकिन कॉलरा हैरी की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि गर्लफ्रेंड कभी इतना कॉस्टली गिफ्ट नहीं देती। दोस्तों, अगर गर्लफ्रेंड के साथ आपका भी यही एक्सपीरियंस है तो वीडियो पॉज करके जरा हंस लीजिए। हंस लिया? चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब शैलो कंटिन्यू करता है कि कॉलरा जरूर हैरी की पत्नी का नाम है। पत्नी का दिया हुआ कॉस्टली गिफ्ट अगर हैरी ने तुम्हें दे दिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उन दोनों में कोई अनबन है और वो अलग हो चुके हैं। कॉलरा से अलग होने के बाद ये मोबाइल हैरी को कॉलरा की याद दिलाकर उसे परेशान करता था, इसलिए उसने मोबाइल तुम्हें दे दिया। तुम्हारा अगला सवाल मैं जानता हूँ। इस मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट देख रहे हो? यहाँ अनगिनत स्क्रैचेस लगे हुए हैं। वो जरूर एक पियक्कड़ ही होगा जो हमेशा नशे में रहता है और ठीक से पोर्ट में चार्जर भी नहीं लगा सकता। देखो कैसे आसपास की जगह में घुसाकर हर तरफ स्क्रैचेस लगे हुए हैं। शैलो की गहरी सोच और बारीकियों को समझने की क्षमता देखकर वॉटसन बिल्कुल ही दंग रह जाता है। इतने में वो कत्ल के स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और कार से उतरकर चलने लगते हैं। तब शैलो पूछता है, क्यों वॉटसन, मेरा सारा अनुमान ठीक निकला कि नहीं? अनुमान तो ठीक था, लेकिन हैरी मेरा भाई नहीं, वो मेरी बहन है। ओह नो, इस बात पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? फिर दोनों कत्ल के स्पॉट पर पिंक कलर ड्रेस पहनी हुई लड़की की लाश देखते हैं, और मरने से पहले उसने अपने नाखूनों से लकड़ी के फ्लोर पर रैचे करके लिखा होता है। वहाँ एंडरसन नाम का एक फॉरेंसिक ऑफिसर आता है जो कहता है रैचे एक जर्मन शब्द है, जिसका मतलब है कि रिवेंज। फिर वो लड़की का क्रेडिट कार्ड देखकर बताता है कि इस लड़की का नाम जेनिफर है और ये एक जर्मन है। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, ये कहकर शैरलॉक एंडरसन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल शैरलॉक और एंडरसन की बिल्कुल भी नहीं बनती, और अब शैरलॉक और वॉटसन लाश को अच्छी तरह से चेक करते हैं और वॉटसन शैरलॉक को कुछ बातें बताता है। फिर शैरलॉक ग्रेग को बताता है कि जेनिफर जर्मनी से नहीं, कार्डिफ नाम के शहर से आई है। तुम ये कैसे कह सकते हो? ग्रेग के सवाल का जवाब देते हुए शैरलॉक कहता है कि जेनिफर का ड्रेस गीला है, इसका मतलब है कि वो बारिश में भीगती भी आई थी, लेकिन उसके पास एक छाता है जो बिल्कुल सूखा है। मतलब ये कि छाता होने के बावजूद जेनिफर ने उसको नहीं खोला। इससे पता चलता है कि तेज हवा चल रही थी और इस वजह से वो छाता नहीं खोल पाई और भीगती हुई चली आई। फिर शैरलॉक मोबाइल में मैप खोलकर सर्च करता है कि आसपास के किन शहरों में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। तब पता चलता है कि कार्डिफ में बारिश हुई थी। इसलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये कार्डिफ से आई थी। अगर जेनिफर उतनी दूर से यहाँ आई थी तो उसके पास एक सूटकेस जरूर होगा। वो सूटकेस कहाँ है ग्रेग? अब शैरलॉक का सवाल सुनकर ग्रेग हंसकर पूछता है कि ये तो जरूरी नहीं कि कार्डिफ से जो आए उसके साथ सूटकेस भी होगा। शैरलॉक कॉन्फिडेंटली कहता है कि दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन जेनिफर एक सूटकेस जरूर लाई थी। इसके दाहिने पैर के एंकल पर कुछ निशान है जो बाएं एंकल में नहीं है। इसका मतलब ये औरत ट्रॉली जैसा एक सूटकेस लाई थी और उसे दाहिने हाथ से खींच कर लाई थी। ये उसी के निशान है और जेनिफर यहाँ अपने सीक्रेट लवर से मिलने आई थी। शैरलॉक तुम मजाक कर रहे हो ना? एक लाश को देखकर कैसे बता दिया कि इसका सीक्रेट लवर है? बात यह है ग्रेग कि इसने जो भी ज्वेलरी पहनी है सारी की सारी हाल ही में पॉलिश की गई है, लेकिन इसका वेडिंग रिंग एकदम पुराना लग रहा है और इसे कभी पॉलिश नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि ये अपनी शादी से खुश नहीं थी। इसका वेडिंग रिंग कम से कम 10 साल पुराना है और इतना साल अंगूठी पहनने पर उंगली पर एक निशान बन जाता है, लेकिन जेनिफर की उंगली में ऐसा कोई निशान नहीं है। ऊपर से रिंग के अंदर का हिस्सा अभी भी चमक रहा है। इसका मतलब यह है कि वो इस रिंग को बार बार उतार देती है। एक सेकंड के
लिए हम मान लेते हैं कि जेनिफर हाथ से कुछ काम करती थी और इसीलिए रिंग को उतार देती थी, लेकिन इसके हाथ के नाखून एकदम शार्प हैं और ऐसे शार्प नाखून को रखकर वो हाथ से करने वाला कोई भी काम नहीं कर सकती। तो फिर वो रिंग को हमेशा क्यों उतार देती है? इसका एक ही कारण होगा और वो ये है कि इसका कोई सीक्रेट लवर है जिससे मिलने के लिए जेनिफर अपनी वेडिंग रिंग निकाल देती है। लेकिन उस बेचारे सीक्रेट लवर को नहीं पता कि इसकी शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये सुनकर तो वॉटसन भी वाह करते रह जाता है। अब शेरलॉक कहता है अब हमें रेचल का पता लगाना होगा। अब ये रेचल कौन है भाई? जेनिफर ने तो सिर्फ रेचल लिखा था जो एक जर्मन शब्द है। शेरलॉक कहता है कि अरे वो कोई जर्मन शब्द नहीं है। सोचो कि कुछ देर में तुम मरने वाले हो तो क्या तुम बेकार में जर्मन शब्द रेचे या इंग्लिश में रिवेंज लिखते? नहीं ना। एक्चुअली जेनिफर हमें कुछ बताना चाहती है और वो है रेचल। अब इस केस में आगे बढ़ने के लिए हमें इसके सूटकेस की जरूरत है। क्या किसी ने उसको देखा है? ग्रेग कहता है कि हमने पूरा घर छान मार लिया और उसमें कोई भी सूटकेस नहीं मिला। अब शेरलॉक टेंशन में पूछता है कि क्या कह रहे हो ग्रेग, सूटकेस गया कहाँ? क्या जेनिफर अपना सूटकेस से निकल गई? वो जरूर यहीं कहीं होगा या फिर कोई घर के अंदर आकर सूटकेस उठा ले गया होगा। तब अचानक शेरलॉक को सूझता है कि ये जरूर उसी सीरियल किलर का काम होगा जो जेनिफर को यहाँ लाया और उसका खून कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जेनिफर का सूटकेस उसकी गाड़ी में ही था। सीरियल किलर ने एक गलती कर दी थी। अगर सूटकेस उसके पास होता तो वो फंस सकता था, इसलिए उसने जरूर सूटकेस फेंक दिया होगा। लेकिन उसने सूटकेस कहाँ फेंका होगा और वो किस टाइप का सूटकेस है, इस बारे में सोचते हुए शेरलॉक को एक बड़ा क्लू मिलता है। ऊपर से ग्रेग और वॉटसन चिल्लाते हैं कि क्या क्लू मिला है यार, बताकर तो जाओ। इस पर शेरलॉक पिंक कहकर चला जाता है। यहाँ वॉटसन कंफ्यूज होता है कि यह आदमी जबरदस्ती मुझे यहाँ लाया और अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। फिर वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे नीचे उतरकर बाहर आता है। तब एक पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम शेरलॉक के दोस्त हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। फिर तुम कौन हो? वॉटसन कहता है कि मैं तो उसका कोई भी नहीं हूँ, मैं तो शेरलॉक से आज ही मिला हूँ। तब पुलिस ऑफिसर चेतावनी देती है कि तुम उससे दूरी रहा करो, उसे इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के पैसे नहीं मिलते। कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना तो सिर्फ उसकी हॉबी है। अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम्हारी लाइफ भी बेमतलब हो जाएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब इतना सब सुनकर वॉटसन मायूस होकर चलने लगता है। वो नोटिस करता है कि जब भी वो किसी टेलीफोन बूथ के पास जाता है तो वहाँ का फोन बजने लगता है। वॉटसन एक बूथ के अंदर जाकर कॉल अटेंड करता है तो उस तरफ से कोई कहता है कि तुम्हारे पास एक कैमरा है, जरा उसे देखो। वॉटसन भी कैमरे को देखता है तो कैमरा उसकी ओर मुड़ता है। फिर वो देखता है कि वहाँ का हर कैमरा उसकी ओर मुड़ रहा होता है। वॉटसन समझ जाता है कि वहाँ का हर कैमरा उसको वॉच कर रहा है और उसी वक्त वहाँ एक गाड़ी आती है। फोन पर कोई कहता है कि उस गाड़ी में चढ़ जाओ वॉटसन गाड़ी में चढ़ता है तो उसमें एक खूबसूरत लड़की होती है। वॉटसन सोचता है कि उसको किडनैप करके वो इस लड़की से उसकी शादी करवाने वाले हैं, लेकिन गाड़ी सीधी एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाकर खड़ी होती है। वहाँ छाता पकड़कर एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है जॉन वॉटसन, तशरीफ रखो। वॉटसन कहता है कि तशरीफ तो तुम अपने पास ही रखो, पहले मुझे बताओ कि यहाँ क्यों आए हो। वो आदमी पूछता है कि तुम शेरलॉक के दोस्त हो ना? यार कितनी बार कहूँ कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, मैंने पहली बार उसको कल ही देखा, लेकिन तुम लोग शेरलॉक के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? तुम उसके क्या लगते हो? वो आदमी कहता है कि मैं शेरलॉक का दुश्मन हूँ। देखो डॉक्टर वॉटसन, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे दूंगा, तुम्हें बस शेरलॉक के साथ रहकर मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वॉटसन चिढ़कर पूछता है कि मैं वो सब क्यों करूंगा? तुम इसलिए करोगे वॉटसन क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन वॉटसन कहता है कि मैं हरगिज तुम्हारा काम नहीं करने वाला हूँ। तब उसे शेरलॉक का मैसेज आता है कि जल्दी घर आ जाओ। अब वो आदमी कहता है कि वॉटसन अब तुम्हें उस थेरेपिस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा हाथ एकदम स्टडी है। तुम्हें जो तनाव था वो वॉर की वजह से नहीं बल्कि वॉर को मिस करने की वजह से हुआ था। वॉटसन को कुछ समझ नहीं आता कि यह आदमी मेरे बारे में इतना कैसे जानता है और शेरलॉक के बारे में ये क्या जाना चाहता है। फिर वो कहता है कि मुझे जिस तरह से यहाँ लाए उसी तरह से घर छोड़ दो और वॉटसन उसी आदमी की गाड़ी में घर पहुंचता है। घर में शेरलॉक इस केस के बारे में सोच रहा होता है। अरे यार शेरलॉक, मैं तुम्हारे दुश्मन से मिलकर आ रहा हूँ। दुश्मन? वो किस खेत की मूली है वॉटसन? वो तो मैं नहीं जानता शेरलॉक, लेकिन उसके हाथ में एक छाता था। अच्छा, वो इतना खतरनाक नहीं है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन उसने तुम्हें पैसों का लालच देकर मुझ पर जासूसी करने को जरूर कहा होगा। हाँ शेरलॉक, उसने बिल्कुल वही कहा था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। यार वॉटसन, तुम भी कितने भोले हो। अगर तुमने हाँ कर दिया होता तो कम से कम हमें कुछ पैसे मिल जाते। इस पर वॉटसन कहता है वो सब छोड़ो, उस पिंक ड्रेस वाली जेनिफर के केस में क्या हुआ और मुझे अकेला छोड़कर तुम वहाँ से कहाँ चले गए थे? शेरलॉक कहता है कि फिलहाल तो तुम अपना मोबाइल निकालो और टेबल पर एक नंबर है, उसे एक मैसेज भेजो और मैसेज में ये टाइप करो कि क्या हुआ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। वॉटसन चौंक कर पूछता है शेरलॉक, तुमने पी तो नहीं रखी है? तुम्हें चक्कर कब से आने लग गए और ये मैसेज किसको भेजना चाहते हो? इस पर शेरलॉक उसको एक पिंक कलर का सूटकेस लाकर दिखाता है
और देखते ही वॉटसन जान जाता है कि ये मरी हुई जेनिफर का सूटकेस है और पूछता है ये तुम्हें कहां से मिला। शर्लॉक बताता है कि जेनिफर को खूनी अपनी कार में लाया था और गलती से उसका सूटकेस कार में रह गया था और खूनी जेनिफर का खून करके अपनी कार में चला गया, लेकिन उसने जल्दी जेनिफर का सूटकेस देख लिया होगा और इस सूटकेस के रहते वो बहुत ही जल्दी पकड़ा जाता, इसलिए उसने सूटकेस रास्ते के किसी कूड़ेदान में फेंक दिया होगा और इसीलिए मैंने कत्ल के स्पॉट पर 5 मिनट के ट्रेवल के अंदर रखे गए सारे कूड़ेदानों की छान मारी और तब जाकर इस सूटकेस मेरे हाथ लगा। लेकिन शर्लॉक ये जेनिफर का ही सूटकेस है, इसकी क्या गारंटी है? वॉटसन, जेनिफर की ड्रेस पूरी तरह से पिंक है, इसीलिए उसने सूटकेस भी पिंक ही चुना होगा और हमारा मेन क्लू भी यही है, पिंक। वाह शर्लॉक, तुम्हारा जवाब नहीं, पर तुम मुझे किसे मैसेज भेजने को कह रहे हो? वॉटसन ध्यान से सुनो, कत्ल के स्पॉट पर और इस सूटकेस में एक चीज मिसिंग है, गैस करो। वॉटसन गैस नहीं कर पाता। शर्लॉक कहता है यार जेनिफर का मोबाइल फोन मिसिंग है। इस पर वॉटसन कहता है शायद वो घर पर ही भूल गई थी। नहीं वॉटसन, ये नहीं हो सकता। जेनिफर का एक सीक्रेट लवर है जिससे वो मिलने यहाँ आई थी और मोबाइल घर पर भूलने का तो सवाल हो ही नहीं सकता। वो फोन जरूर लाई होगी और शायद अब वो मोबाइल खूनी के पास है। वॉटसन चौंक कर कहता है अबे डिटेक्टिव कहीं गए, तो क्या तुम उस खूनी को मेरे फोन से मैसेज भिजवाना चाहते हो? हाँ वॉटसन, यही, अभी अभी उसने जेनिफर का कत्ल किया है और जेनिफर का फोन भी उसी के पास है। अब हम उस फोन को मैसेज भेजेंगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज इस एड्रेस पर पहुंच जाइए। नॉर्मल इंसान को अगर ऐसा मैसेज मिले तो वो उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर ये मैसेज खूनी को भेज दिया जाए तो वो टेंशन में आ जाएगा और यही तो हमें चाहिए। अब चलो मेरे साथ। एक मिनट शर्लॉक, तुम हमेशा अपने आप से बातें करते रहते हो है ना? अपने आप से नहीं वॉटसन, वहाँ एक कंकाल रखा होता है, मैं उससे बातें करता हूँ। लेकिन मिसेस हडसन कंकाल उठाकर ले गई। तो अब तुम मुझे कंकाल समझकर बातें कर रहे हो क्या? बुरा मत मानो वॉटसन, अब चलो भी। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो खूनी को भेजे गए एड्रेस के बिल्कुल पास है। अब रेस्टोरेंट का ओनर शर्लॉक को देखते ही उसके ऊपर प्यार बरसाने लगता है और कहता है सर आप जो मर्जी जितनी मर्जी खा लीजिए, आपके लिए तो सब फ्री है। दरअसल किसी केस में ये ओनर जेल जाने वाला था और शर्लॉक ने इसको बचाया था। दोनों उस खूनी का इंतजार कर रहे होते हैं और तब एक टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी वहाँ बहुत देर खड़ी रहती है। शर्लॉक कातिल का प्लान समझ जाता है कि अगर वो प्राइवेट गाड़ी में आता तो आसानी से पकड़ा जाता, इसलिए वो टैक्सी लेकर पैसेंजर की तरफ वहां आया था। तब टैक्सी वहां से निकलती है और शर्लॉक और वॉटसन उसके पीछे भागते हैं, लेकिन शर्लॉक एक गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाता है और शर्लॉक के उठकर भागने तक बहुत देर हो चुकी थी। तब शर्लॉक गैस करता है कि टैक्सी सीधी जा रही थी, पर कार उस रास्ते से नहीं जा सकती क्योंकि आगे रोड का रिपेयर चल रहा है, इसलिए उसको वन वे में जाना होगा और वो भी वन वे की तरफ मुड़ता है। और इस तरह यहीं से शर्लॉक गैस कर लेता है कि टैक्सी कौन सा रूट लेने वाली है। फिर दोनों शॉर्टकट से जाते हैं, वहाँ के मकानों के अंदर से घुसकर और बिल्डिंग पर चढ़कर किसी तरह उस टैक्सी को पकड़ लेते हैं। शर्लॉक टैक्सी के पैसेंजर को देख लेता है पर कहता है ये खूनी नहीं। अब वॉटसन कहता है कि इसके मुंह पर क्या लेबल लगा हुआ है कि ये खूनी नहीं है? नहीं वॉटसन, उसका सूटकेस देखो, वो अभी अभी एयरपोर्ट से आया है और पहली बार लंदन आया है और रास्ता न जानने की वजह से वो यहाँ वहाँ टैक्सी में घूम रहा है। फिर वो पैसेंजर से कहता है कि आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी, हम पुलिस वाले हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए। और ये कहकर दोनों वहाँ से खिसकने लगते हैं, लेकिन पैसेंजर असली पुलिस से कंप्लेंट करता है कि सर ये दोनों पुलिस बनकर मुझको डरा रहे थे। और ये देखकर शर्लॉक और वॉटसन वहाँ से भागकर घर पहुँचते हैं। तब शर्लॉक कहता है कि वॉटसन बाहर तुम्हारा गिफ्ट वेट कर रहा है और उसी वक्त दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो और कोई नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का ओनर है, जो वॉटसन की वॉकिंग स्टिक उसको लौटाकर कहता है कि शर्लॉक ने मुझे फोन किया था कि आप ये स्टिक भूल गए हैं। अब इस स्टिक के सपोर्ट के बिना ही वॉटसन इतनी देर तक चल फिर रहा था और यही नहीं, बिल्डिंग पर चढ़कर ऊपर से छलांग भी मार रहा था। मतलब ये कि वॉटसन का पैर टूटा नहीं बल्कि वो पैर टूटने की एक्टिंग कर रहा था। वॉटसन समझ जाता है कि शर्लॉक ये बात जान गया था। शर्लॉक अब सोचता है कि शायद वॉटसन अब उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। इतने में मिसेस हडसन आकर कहती है कि शर्लॉक तुमने अब क्या गुल खिला दिए हैं जो यहाँ पुलिस भी आ गई है। दोनों ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ ग्रेग और उसके आदमी खड़े होते हैं। ग्रेग पूछता है कि शर्लॉक तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि तुम्हें जेनिफर का सूटकेस मिल गया है? ग्रेग तुम एक पुलिस ऑफिसर होकर इस तरह घर का दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आ सकते। ग्रेग कहता है कि इस केस का इंपॉर्टेंट एविडेंस तुमने अपने पास छुपा कर रखा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम तो यहाँ ड्रग्स की तलाश में आए हैं। शर्लॉक चौंक कर कहता है क्या ड्रग्स और मेरे घर में? तब एक पुलिस ऑफिसर पूछती है कि तुम अपने घर में मरे हुए लोगों की आंखें भी रखते हो? शर्लॉक कहता है कि हाँ मैंने साइंस लैब से मंगवाई थी। वो पूछती है वो तो ठीक है लेकिन तुमने इन्हें माइक्रोवेव ओवन में क्यों रखा है? शर्लॉक कहता है कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और तुम उसको टच मत करो, उसको वहीं रख दो। वहाँ एंडरसन भी आया होता है जिससे शर्लॉक बहुत ही चिढ़ता है। ग्रेग कहता है कि शर्लॉक मैं तुम्हें इस केस में लाया था, मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम अकेले फैसला मत लिया करो। और जेनिफर ने नाखूनों से रिचे करके लिखा हुआ था, वो रिचे नहीं रिचेल है जो जेनिफर की बेटी है। शर्लॉक कहता है कि तो फिर जल्दी से रिचेल को बुलाइए, मुझे उससे सवाल करने हैं। वो कहते हैं कि हम उसको नहीं बुला सकते क्योंकि वो 14 साल पहले मर गई थी। ग्रेग जो लड़की 14 साल पहले मर गई थी अब उसका नाम जेनिफर क्यों लिखेगी? ये भी तो पॉसिबल है कि खूनी ने रिचेल के नाम से जेनिफर को टॉर्चर करके उसको जहर देकर मार डाला हो।
ग्रेग कहता है नहीं वॉटसन, ये 14 साल पहले की बात है, ऊपर से जेनिफर का सीक्रेट लवर भी है, वो जहर खाकर क्यों मरेगी? इस बारे में शेरलॉक बहुत ही सोच रहा होता है और दूसरे ऑफिसर यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तब मिसेस हडसन आकर कहती है कि शेरलॉक तुमने टैक्सी बुक की थी ना? शेरलॉक कहता है मैंने तो कोई टैक्सी बुक नहीं की, और ये कहकर फिर गैरी सोच में चल जाता है। मिसेस हडसन पूछती है कि वॉटसन ये पुलिस ने घर में क्या हाल बना दिया है? मिसेस हडसन पुलिस को लगता है कि यहाँ ड्रग्स छुपा कर रखे गए हैं। ड्रग्स और मेरे घर में, ये कैसे हो सकता है? इनकी बातें सुनकर शेरलॉक और भी टेंशन में आकर चिल्लाता है कि मुंह बंद करके रखने के कितने पैसे लेंगे आप लोग? कुछ देर के लिए चलना फिरना बंद कर दो, सांस लेने की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। एंडरसन तुम उस तरफ घूम जाओ क्योंकि तुम्हारा मुंह देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। अब एंडरसन चौंक जाता है कि भाई मेरे मुंह से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन शेरलॉक नीचे टैक्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब शेरलॉक फिर चिल्लाता है कि मुंह बंद कीजिए मिसेस हडसन। वो बेचारी चुपचाप नीचे चली जाती है। शेरलॉक दिमाग को टटोल रहा होता है कि मरते वक्त जेनिफर ने रिचल का नाम ही क्यों लिखा। तब शेरलॉक को एक बात स्ट्राइक करती है कि जेनिफर ने जानबूझकर अपना मोबाइल और सूटकेस टैक्सी में छोड़ा होगा, क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्दी मरने वाली है और वो हमें अपने खूनी के बारे में क्लू देना चाहती थी, इसलिए उसने मरते वक्त रिचल लिखा था। समझ गए आप लोग? लेकिन वहाँ किसी के भेजे में उसकी बात नहीं आती और वे शेरलॉक को टुकर टुकर देख रहे होते हैं। अब शेरलॉक चौंक जाता है कि भाई ये कैसी टीम है जहाँ सभी के सभी बेवकूफ हैं। वॉटसन जेनिफर के सूटकेस में एक ईमेल एड्रेस है, वो मुझे दो। दरअसल वो एक मी फोन टाइप का ईमेल एड्रेस है। मी फोन एक ऐप है जिसमें अगर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने पर उस ईमेल एड्रेस का अकाउंट लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है। तो वे ईमेल एड्रेस डालते हैं। अब पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड है रिचल। जेनिफर ने यही क्लू देना चाहा था। रिचल करके पासवर्ड एंटर करने पर उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। इसी बीच मिसेस हडसन आकर कहती है कि शेरलॉक नीचे टैक्सी ड्राइवर कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा है, तुम आकर उससे निपटो प्लीज। अब शेरलॉक चिढ़कर कहता है देखिए मैंने कोई टैक्सी बुक ही नहीं की है, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ प्लीज। तभी मी फोन ऐप उस मोबाइल का लोकेशन दिखाता है और ये क्या, मोबाइल तो इसी घर में है। शेरलॉक शॉक होकर सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है। तब उसे ख्याल आता है ओ माय गॉड, वो टैक्सी बिना बुक किए ये टैक्सी यहाँ क्या कर रही है? इतना ही नहीं, इन चारों कत्लों के बीच एक कॉमन चीज है टैक्सी। खूनी का पहला शिकार वो बिजनेसमैन था जो टैक्सी पकड़कर ही मीटिंग के लिए निकला था। फिर बारिश में भीगता हुआ लड़का भी टैक्सी पकड़कर ही गया था और बार में वो लड़की भी शराब पीकर टैक्सी में गई थी और आखिर में जेनिफर भी टैक्सी में ही थी। इस बीच शेरलॉक को एक मैसेज आता है कि मेरे साथ चलो, और ये मैसेज बाहर खड़ा टैक्सी ड्राइवर ही भेज रहा था। शेरलॉक बाहर जाने लगता है। वॉटसन के पूछने पर वो बताता है कि यहाँ रहकर मुझसे सोचा नहीं जा रहा है, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। अब ये कहकर वो बाहर जाता है और टैक्सी ड्राइवर को देखता है। ओह तो तुम हो सीरियल किलर। एक्चुअली पहले भी हम तुमको लगभग पकड़ चुके थे, लेकिन उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर जब तुम्हारी टैक्सी आई तो हमें लगा कि पैसेंजर ही खूनी है, लेकिन असली खूनी तो तुम हो, टैक्सी के ड्राइवर। खूनी मुस्कुराकर कहता है तुमने तो ठीक पहचाना, टैक्सी ड्राइवर होने की वजह से मुझ पर कोई शक नहीं करता और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ। अरे अपनी कहानी रहने दो, पहले ये बताओ कि तुमने उन 4 लोगों का क्या किया और कैसे उनको मारा। मैंने किसी का खून नहीं किया है सर, मैंने तो सिर्फ उनसे बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं जानता हूँ कि ऊपर पुलिस है और अगर तुम उनको बुलाओगे तो वो मुझको अरेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन तुम्हें ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैंने उन 4 से क्या बात की थी। अगर सच्चे डिटेक्टिव हो तो मेरे साथ मेरी टैक्सी में चलो, मैं तुमसे भी वही बातें करूंगा और तुम भी खुदकुशी कर लोगे। अब खूनी की बात शेरलॉक को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और सच्चाई जानने के लिए वो टैक्सी में बैठकर जाता है। वॉटसन उसे देखकर दूसरों से कहता है कि शेरलॉक टैक्सी में बैठकर चला गया है। इस पर ग्रेग और उसके आदमी भी बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकलते हैं। अब शेरलॉक उस खूनी ड्राइवर के साथ टैक्सी में जा रहा होता है। टैक्सी में कुछ फोटोज लगी होती हैं जिनसे शेरलॉक को कुछ क्लूज मिलते हैं। अब शेरलॉक पूछता है कि वो कौन है जो तुम्हें इस काम के लिए उकसा रहा है। ड्राइवर कहता है कि वो तुम्हारा फैन है। इससे आगे वो और कोई डिटेल्स नहीं बताता। अब इतने में वे कॉलेज के पास पहुंचते हैं और कॉलेज में सफाई का काम चल रहा होता है और इस वजह से गेट खुला होता है। दोनों चुपचाप अंदर चले जाते हैं। ड्राइवर कहता है आओ शेरलॉक यहीं बैठो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, यहीं पर तो तुम मरने वाले हो। ऐसा कहकर ड्राइवर 2 छोटे बोतल्स निकाल कर रखता है जिनमें 2 टैबलेट्स होती हैं। तुम्हारे फैन ने मुझे बताया कि तुम बहुत ही समझदार हो और तुम्हारी वेबसाइट देखकर तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी दांतों तले उंगली चबा लेते हैं। लेकिन शेरलॉक पूछता है तुम पहले ये बताओ कि वो कौन सा मेरा फैन है जो तुम्हें खून करने के लिए उकसा रहा है। वो तो मैं नहीं बता सकता शेरलॉक, चलो गेम शुरू करें। तो इन दोनों टैबलेट्स में से एक जानलेवा है और उसको खाते ही तुम मर जाओगे, और दूसरा एकदम नॉर्मल है जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनमें से कौन सा नॉर्मल है और कौन सा जहरीला ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। शेरलॉक पूछता है मैं ये बेकार सा गेम क्यों खेलूं, इससे मुझे क्या फायदा है। यही तो मजे की बात है शेरलॉक, तुम अपनी मर्जी से कोई भी टैबलेट खा सकते हो, लेकिन तुम्हारे खाने के बाद जो भी टैबलेट बचेगा वो मैं खा लूंगा। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो जिंदा रहेगा और दूसरा मर जाएगा। मैंने ये गेम 4 बार खेला है और एक भी बार नहीं हारा, और किसी को मेरे बारे में एक छोटा सा भी सुराग नहीं मिला है। अब शेरलॉक कहता है ओह ये बात है, मैंने टैक्सी में आते वक्त देखा कि तुमने शेविंग की हुई है, तुम्हारे गले में थोड़ा सा शेविंग क्रीम लगा हुआ है। अगर तुम्हारे घर में कोई रहता तो तुम्हें बताता कि गले में शेविंग क्रीम लगा है,
मतलब ये कि तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता और तुम बिल्कुल अकेले हो और अकेलेपन में जी रहे हो। टैक्सी में एक फोटो था जिसमें 2 बच्चे हैं और अपनी माँ के साथ थे, लेकिन तुमने उनकी माँ का चेहरा फाड़ रखा था और अगर वो जिंदा नहीं होती तो तुम उसकी फोटो को इस तरह नहीं फाड़ते। मतलब वो जिंदा है और जरूर तुम्हारी पत्नी ही है, लेकिन तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और दोनों अलग अलग हो गए हो। वो बहुत ही पुरानी फोटो थी लेकिन तुमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम किया हुआ है। मतलब तुम उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी बच्चों को तुमसे अलग करके अपने साथ ले गई है और इस बात को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और सुनोगे, तुम्हारी ड्रेस लगभग 3 साल पुरानी है और इस वजह से तुम पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। बड़ी चालाकी से प्लान किया है तुमने और तुम 4 लोगों के साथ इतना रिस्की गेम खेलने के लिए तैयार थे जिसमें तुम्हारे मरने की भी चांसेस थे। अब शैलो की बातें सुनकर ड्राइवर मान जाता है कि हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कहते हो, मुझे कैंसर है और मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा और मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरियल किलर के काम में मुझको बहुत पैसे मिलते हैं। मुझे एक स्पॉन्सर भी मिला है, मैं जितने खून करूंगा वो उतने पैसे बच्चों के नाम पर जमा कर देगा। अब शैलोक पूछता है कि कौन है वो स्पॉन्सर। शैलोक, मेरा स्पॉन्सर तुम्हारा फैन है, लेकिन उसके बारे में मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। अब शैलोक कहता है तो ठीक है, तुम भी सुन लो, मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। अब इस पर ड्राइवर शैलोक पर गन पॉइंट रखता है, पर शैलोक जरा भी नहीं डरता। अब ड्राइवर शैलोक को शूट करता है, लेकिन वो गन असली नहीं होती बल्कि एक लाइटर होता है। शैलोक कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं खूब जानता हूँ कि क्या असली है और क्या नकली। अपना गेम किसी और के साथ खेलना। यह कहकर शैलोक वहाँ से निकलता है। तब ड्राइवर कहता है कि कम से कम इन दोनों में से एक टैबलेट को छांट तो लो, मैं जानना चाहता हूँ कि इस गेम में तुम जीते या मैं। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। ये सोचकर शैलोक एक टैबलेट उठा लेता है और ड्राइवर दूसरा टैबलेट उठा लेता है। तब ड्राइवर कहता है, कम ऑन शैलोक, अब टैबलेट उठा ही लिया है तो उसको खा भी लो। तुम अपना वाला मुंह में डालो और मैं अपना वाला खा लूंगा, आखिर पता तो चले कि कौन जीता। अब इस तरह वो शैलोक का ब्रेन वॉश करने लगता है और आखिर में शैलोक भी टैबलेट खाने ही वाला होता है कि अचानक टैक्सी ड्राइवर को कोई शूट कर देता है और ड्राइवर नीचे गिर जाता है। शैलोक चारों ओर ढूंढता है कि किसने शूट किया है, पर वहाँ कोई नजर नहीं आता। फिर शैलोक ड्राइवर से पूछता है कि क्या मैंने नॉर्मल टैबलेट सिलेक्ट किया था, लेकिन ड्राइवर जवाब नहीं देता। शैलोक कहता है कि कम से कम उस स्पॉन्सर का नाम तो बता दो जो तुमसे सब कुछ करवा रहा है। मेरे उस फैन का नाम क्या है। वो कहता है कि सॉरी शैलोक, मैं वो सब कुछ नहीं बता सकता, सीधे सीधे बता दो वरना बहुत पछताओगे। ये कहकर शैलोक उसे पैर के नीचे दबाने लगता है और दर्द के मारे ड्राइवर किसी मॉरेलिटी का नाम लेता है और फिर वहाँ मर जाता है। पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है। वे शैलोक को एक ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। शैलोक पूछता है, ग्रेग, मुझ पर ब्लैंकेट क्यों डाल रहे हो। वो कहता है कि इस हादसे से तुम्हें बहुत सदमा पहुंचा होगा जिसको कम करने के लिए ब्लैंकेट काम आएगा। भाई मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या उस खूनी का पता चला जिसने इस सीरियल किलर को शूट किया है। क्या खाक पता चला, हमें तो कोई एविडेंस ही नहीं मिला। चिंता मत करो ग्रेग, मैं हूं ना, सब पता लगा लूंगा। लगता है खूनी ने बहुत दूर से निशाना लगाकर इस सीरियल किलर को उड़ाया था। वो जरूर एक शूटिंग एक्सपर्ट ही होगा जिसने कई साल इसकी ट्रेनिंग ली होगी और कई ऐसे कांड भी किए होंगे। वो मिलिट्री का भी आदमी हो सकता है। और ये कहते कहते वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ वॉटसन खड़ा होता है और शैलोक समझ जाता है कि वॉटसन ने ही सीरियल किलर को शूट किया है, लेकिन वो अपने दोस्त को इसमें नहीं फंसाना चाहता और कहता है, ग्रेग, मैंने अभी अभी जो कुछ कहा तुम इसको भूल जाओ। ग्रेग कहता है कि भूल जाओ को क्या मतलब, बता दे क्यों नहीं कि वो कौन हो सकता है। क्या तुम्हें और कोई क्लू मिला। छोड़ो ना ग्रेग, देखो ना मैं कितने सदमे में हूँ। मुझे ब्लैंकेट देने के लिए शुक्रिया। मेरा भेजा जरा फ्राई होने लगा था इसलिए मैं बकवास करने लगा हूँ, मुझसे थोड़ी देर सवाल मत करो यार। ये कहकर शैलोक वॉटसन के पास जाकर कहता है, यार वॉटसन, क्या सुपर निशाना लगाया तुमने। मुझे बचाने के लिए तुमने उसको शूट किया है ना। वो कहता है कि शैलोक, तुम उस खूनी की बातों में आकर टैबलेट खाने वाले थे और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। थैंक्स वॉटसन, लेकिन मैं टैबलेट खाने वाला थोड़ी ना था, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तभी तुमने उसको शूट कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने सही टैबलेट उठाया था या जहर वाला। वो कहता है कि जो भी हो शैलोक, तुम जिंदा तो हो और यही बहुत है। अब बातें करते हुए दोनों चलने लगते हैं। तब वहाँ छाता लेकर वही आदमी आता है जिसने वॉटसन को शैलोक की जासूसी करने को कहा था। अब उसे देखकर शैलोक कैजुअली कहता है, हे माइक्रॉफ्ट, क्या हाल है। तब जाकर वॉटसन को पता चलता है कि इस आदमी का नाम माइक्रॉफ्ट है और ये शैलोक का भाई है। शैलोक, मैं तो समझा था कि ये कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। वॉटसन, एक बार ध्यान से उसका मुंह तो देखो, ये तुम्हें क्रिमिनल नजर आता है। ये उससे भी ज्यादा पहुंची हुई चीज है यार। मेरा भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट सर्विस में काम करता है, इंटेलिजेंट है लेकिन मास्टरमाइंड नहीं। ओके वॉटसन, अब हम दोनों को मिलकर बहुत काम करना है। इस तरह भी अपने दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों को बातें करते हुए देख माइक्रॉफ्ट हैरान न जाता है, क्योंकि शैलोक आज तक किसी से भी इस तरह घुल मिलकर बातें नहीं करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। लेकिन वॉटसन के साथ शैलोक की दोस्ती देखकर तो लगता है कि अब इनको कोई नहीं रोक सकता। वेल तो दोस्तों, इस तरह दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कर देते हैं और इसी के साथ शैलोक सीरीज का पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे और भी इंटरेस्टिंग केसेस इनका इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कि ये जोड़ी उनको कैसे सॉल्व करती है, लेकिन उन 2 टैबलेट्स की पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दरअसल इस आइडिया को एक शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। उस स्टोरी के अनुसार दोनों टैबलेट्स में कोई जहर नहीं होता, लेकिन टैबलेट्स खाकर पिए जाने वाले पानी में जहर होता है।
सीरियल किलर हमेशा जहरीला पानी लिए नहीं घूमता, वो सिर्फ उन्हें ही जहरीला पानी देता है जिन्हें वो मारना चाहता है। तो चाहे कोई कितना भी सोचकर किसी भी टैबलेट को उठा ले, उसकी मौत तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सीरियल किलर उनको जहरीला पानी देता है। अब ये तो शॉर्ट स्टोरी की बात थी, लेकिन इस एपिसोड में किसी को पानी पीते नहीं दिखाया गया है। लगता है इस कहानी में एक टैबलेट तो जरूर जहरीली होगी। अब शेरलॉक ने जो टैबलेट चुना उसमें जहर हो भी सकता था और नहीं भी। अब इस पहेली को सॉल्व करना ऑडियंस पर ही छोड़ दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, अगर शेरलॉक वो टैबलेट खा लेता तो क्या वो जिंदा बच पाता या भगवान को प्यारा हो जाता? कमेंट्स में जरूर बताइए और सीरीज का अगला एपिसोड देखना ना भूलिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक कॉम्प्लिकेटेड केस में पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये खुदकुशी है या कत्ल। शेरलॉक ने अपनी समझदारी और वॉटसन की मदद से पता लगाया कि साइको किलर ने ही 4 लोगों का कत्ल किया था। इतना ही नहीं, उसने खूनी को पकड़ भी लिया था। इस बार उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आया है। चलिए देखते हैं कि शेरलॉक और वॉटसन इस केस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। लंदन के एक म्यूजियम में कई पुरातन कलाकृतियां रखी होती है। वहाँ सुलिन याओ नाम की एक लड़की विजिटर्स को एक्सप्लेन करती है कि ये कलाकृतियां लगभग 400 वर्ष पुरानी है। सुलिन याओ को पुरातन चीजों में बहुत ही लगाव है और इन चीजों को और कोई हाथ नहीं लगा सकता। सुलिन याओ अपने हाथ से इन्हें साफ करती है तो वो एकदम चमकने लगते हैं। सुलिन याओ का कलीग उसे बहुत ही पसंद करता है और पूछता है कि क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर थोड़ा ड्रिंक ले लें, लेकिन कई बार पूछने पर भी वो साफ इनकार कर देती है। अब रात को भी सुलिन याओ म्यूजियम में ही होती है, तब वहाँ एक आवाज आती है। सुलिन याओ चौंक जाती है क्योंकि इस वक्त विजिटर्स अलाउ नहीं है। वो जरा घबराकर पूछती है कि वहाँ कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो धीरे से बाहर जाती है तो एक स्टैचू को कपड़े से कवर किया होता है। इसे इस तरह किसने बांध कर रखा है, ये सोचकर वो कपड़ा हटाती है और न जाने उस स्टैचू में क्या देखती है, वो बहुत ही डर जाती है। अगले दिन वॉटसन दुकान जाकर ग्रोसरीज खरीदता है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं करता। वो मायूस होकर घर लौट आता है। शेरलॉक पूछता है कहाँ गए थे यार? दुकान गया था शेरलॉक, लेकिन मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कैश है? कैश तो नहीं है वॉटसन, लेकिन तुम मेरा कार्ड जाओ। और तुम क्या कुर्सी पर चिपके रहोगे? सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तब शेरलॉक आंखें बंद करके सोचने लग जाता है। एक्चुअली जब वॉटसन दुकान गया था तो यहाँ पर शेरलॉक और एक मास्क वाले आदमी के बीच घमासान लड़ाई हुई थी। अब उससे निपटकर शेरलॉक अभी अभी कुर्सी पर बैठा है। इस बात से बेखबर वॉटसन उसको खरी खोटी सुना रहा था। फिर वॉटसन शेरलॉक का कार्ड लेकर वापस दुकान जाता है और जब वो लौटता है तो शेरलॉक लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तब उसे बैंक से मेल आता है कि यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। तब वॉटसन चौंक कर पूछता है ये मेरा लैपटॉप है ना, इसे तो मैंने अंदर रखा था। हाँ वॉटसन, मैंने इसको बाहर निकाला है, लेकिन इसका पासवर्ड? देखो यार वॉटसन, मैं कौन हूँ? शेरलॉक होम्स हूँ ना, तुम्हारा पासवर्ड तो मैं 1 मिनट में गैस कर सकता हूँ। अब ज्यादा बकबक मत करो और मेरी बात सुनो। वॉटसन कहता है कि मैं इससे तुम्हारे साथ बेकार नहीं बैठ सकता, मुझे कोई काम चाहिए। लेकिन शेरलॉक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कुछ सोच रहा होता है। अरे ओ शेरलॉक, मैं क्या दीवार से बात कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? सुनो वॉटसन, मुझे तुरंत बैंक जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चलता हूँ यार, वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता तो बचा है नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो पैसे दे दो। और इस तरह बड़बड़ाता हुआ वॉटसन शेरलॉक के साथ चला जाता है। बैंक के अंदर शेरलॉक हर चीज को ध्यान से देखता है। वहाँ शेरलॉक को उसका पुराना दोस्त सेबेस्टियन मिलता है और पूछता है कि क्यों शेरलॉक, कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले हो, और ये कौन है? शेरलॉक कहता है कि ये मेरा दोस्त वॉटसन है। और वॉटसन तुरंत कहता है कि मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ और इससे बेहतर सोच सकता हूँ। इस तरह बातें करते हुए वो बैठ जाते हैं। अब इससे पहले कि सेबेस्टियन कुछ बोल पाता, शेरलॉक कहता है लगता है तुम बहुत मौज में हो, महीने में 2-3 बार तो पूरी दुनिया घूम ही लेते हो। सेबेस्टियन शेरलॉक को खूब जानता है और कहता है वाह शेरलॉक, तुमसे कौन सी बात छुपी रह सकती है, लेकिन तुमने ये कैसे पता लगाया? क्या मेरी टाई में किसी दूसरे देश का सॉस लगा हुआ है या मेरे शूज में किसी दूसरे देश का कीचड़ लगा हुआ है? वो कौन सा क्लू है जिससे तुमने ये पता लगाया? अब शेरलॉक बड़े ही आराम से कहता है मुझे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी यार, बाहर तुम्हारी पीए बैठी हुई थी, उसी से बातों बातों में मैंने पूछ लिया और उसने बता दिया। तो उसका दोस्त कहता है ओह ये हुई ना बात। शेरलॉक, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है, लगता है हमारे बैंक में कोई आया था। वॉटसन पूछता है कि क्या कोई चोरी हुई? सेबेस्टियन कहता है कि कुछ चोरी तो नहीं हुई, लेकिन कोई एक मैसेज छोड़ गया है। इस बैंक के एक्स चेयरमैन का एक मेमोरियल है, उस एरिया में कोई घुसा और चेयरमैन की फोटो में उसकी आंखों पर येलो पेंट लगा गया है। यही नहीं, वहाँ कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। अब शेरलॉक उन्हें ध्यान से देखता है। फिर सीसीटीवी का फुटेज देखते हैं जिससे साफ पता चलता है कि वहाँ कोई जरूर आया था, लेकिन लगभग 1 मिनट का फुटेज उससे मिसिंग होता है। अब शेरलॉक पूछता है कि इस बैंक में आने जाने के कितने रास्ते हैं? उसका दोस्त कहता है कि यहाँ आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी हमने लॉक कर दिया था। यहाँ का हर दरवाजा, शेल्फ, यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी लॉक कर दिए गए हैं और उन एक्सेस कार्ड के बिना नहीं खोला जा सकता। मेरे ख्याल से बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर तुम इसका पता लगा सकते हो तो तुम्हें मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। ये लो एडवांस चेक। अब शेरलॉक कहता है यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस केस को सॉल्व तो जरूर करूंगा क्योंकि ये मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन वॉटसन का दिल नहीं मानता और कहता है सेबेस्टियन, शेरलॉक तुमसे पैसे लेने में शर्मा रहा है, लेकिन तुम मुझे चेक दे दो, मैं बाद में उसको दे दूंगा। अब चेक लेकर वॉटसन का चेहरा बहुत ही खिल उठता है। चलो भाई, आखिरकार कुछ पैसे
पैसे तो हाथ लगे और सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैं शेरलॉक के साथ बेकारी भाग दौड़ कर रहा हूँ। शेरलॉक उस चेयरमैन की फोटो और सिंबल की फोटो खींचता है, फिर वो गैस करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर खिड़कियों को देखता है लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर खिड़की से कोई अंदर नहीं आ सकता। अब वो मेमोरियल के बाहर स्टाफ की डेस्क को देखता है, वहाँ से वो मेमोरियल को बार बार झांक कर देखने लगता है और वहाँ के लोग उसको पागल समझते हैं, लेकिन शेरलॉक उन पर ध्यान नहीं देता और अपना काम कर रहा होता है। अब इस तरह करते हुए वो एक डेस्क पर पहुंच जाता है जहाँ से उसको चेयरमैन की फोटो नजर आती है। तब उसे पता चलता है कि ये वैन कुन की डेस्क है जो हांगकांग डेस्क हेड है। अब शेरलॉक को एक क्लू मिल जाता है और वो बाहर आता है। वॉटसन भी उसके साथ आता है और पूछता है, शेरलॉक मुझे एक डाउट है, तुमने कैसे कहा कि सेबेस्टियन महीने में 2 बार दुनिया घूम कर आता है? मुझे पता है कि तुमने उसकी पीए से बात नहीं की थी, बताना यार, मुझे भी तो कुछ सीखना है। शेरलॉक कहता है कि यार सेबेस्टियन के हाथ में जो घड़ी थी उसमें टाइम तो ठीक था लेकिन डेट गलत थी, उसने 2 दिन पहले की डेट सेट कर रखी थी। मतलब ये कि वो दुनिया के कई देशों में जाता रहता है और घड़ी का टाइम तो वो बदलता है लेकिन डेट बदलना भूल जाता है। अच्छा ये तो मैं समझ गया, लेकिन महीने में 2 बार जाता है, ये कैसे पता लगाया? देखो उसने नई ब्रेटलिंग वॉच पहनी हुई थी जो इस महीने लॉन्च हुई है और उसे खरीदने के बाद अगर उसमें 2 दिन का डिले दिख रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो महीने में 2 बार दुनिया घूम रहा है। लेकिन लगता है वॉटसन तो समझ गया, लेकिन क्या आप शेरलॉक की बात समझ गए? अब तक तो आप आधे शेरलॉक ना सही पर पाओ शेरलॉक तो बने गए होंगे। कमेंट से बताइए कि क्या शेरलॉक का गैस सही है। अब वॉटसन कहता है, लगता है इस बार तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला। अच्छा क्यों नहीं मिला वॉटसन? मुझे मिला है, हमें अब वैन कुन नाम के आदमी से मिलना है। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वैन कुन ही हमारा अगला क्लू है? ध्यान से सुनो वॉटसन, उस मेमोरियल में चेयरमैन की आंखों को पेंट से बंद किया गया है। दरअसल वो एक मैसेज है जो वे इस बैंक के किसी स्टाफ को देना चाहते थे। उनका इरादा यही था कि अपनी डेस्क पर बैठे बैठे वो इस मैसेज को पढ़ सकें। शेरलॉक मेरे ख्याल से तो उस मैसेज को वहाँ की कई डेस्क से पढ़ा जा सकता है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो मैसेज वैन कुन के लिए ही छोड़ा गया था? शेरलॉक कहता है कि टाइम पर ध्यान दो वॉटसन, फोटो की आंखों पर वो येलो पेंट रात को ठीक 11:34 पर लगाया गया था और वही 1 मिनट सीसीटीवी फुटेज में गायब हुआ है। वैन कुन नाम के इस आदमी का काम ठीक 11:34 को ही शुरू होता है क्योंकि वो हांगकांग डेस्क का हेड है। जिसने भी पेंट किया है वो चाहता है कि वैन कुन उस मैसेज को देखे। तो अब हमें वैन कुन से मिलने जाना होगा और ये सोचकर दोनों तुरंत वहाँ से निकलते हैं। वैन कुन एक बड़ी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर के निचले वाले फ्लोर पर रहता है। ये लोग बिल्डिंग के बाहर कॉलिंग बेल बजाते रहते हैं लेकिन वैन कुन का कोई जवाब नहीं आता। वॉटसन कहता है कि शायद वो घर पर नहीं है, क्यों ना हम यहीं बैठकर उसका इंतजार करें। इसकी जरूरत नहीं है वॉटसन, क्योंकि वैन कुन के घर के ऊपर की फ्लैट पर एक नया किराएदार आया है। अच्छा ये तुम कैसे जान गए शेरलॉक? ये लेबल देख रहे हो, एकदम नया लगता है। फिर वो उनका कॉलिंग बेल बजाता है तो एक औरत हेलो कहती है। अब शेरलॉक अपना नाटक शुरू करता है कि हाय मैम, मैं आपके फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। और वो औरत जवाब देती है कि हम लोग हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओह ओके ओके ओके, दरअसल मैं अपने फ्लैट की चाबी भूल गया था, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बालकनी से होकर अपने घर के अंदर जाना चाहता हूँ। और इस तरह उस औरत को फुसलाकर शेरलॉक बालकनी में चला जाता है और वहाँ से नीचे वैन कुन के फ्लैट में पहुंच जाता है और वहाँ की हर चीज को शेरलॉक अच्छी तरह से चेक करता है। वॉटसन घर के बाहर खड़ा रहता है और कहता है यार शेरलॉक अंदर से दरवाजा तो खोल, लेकिन शेरलॉक नहीं सुनता और अपने काम में लगा रहता है। तब वो देखता है कि वैन कुन मरा पड़ा है और उसके हाथ में गन है, लगता है उसने खुदकुशी की थी। शेरलॉक पुलिस को कॉल करता है और सोचता है कि उसका दोस्त ऑफिसर ग्रेग आएगा, लेकिन ग्रेग के बजाय कोई और ऑफिसर आता है जो एकदम खड़ूस होता है। वो शेरलॉक के मुंह पर बोल देता है कि किसी भी एविडेंस को तुम हाथ मत लगाओ। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके इस नतीजे पर पहुंचती है कि वैन कुन ने खुदकुशी की है और इसी रिपोर्ट के साथ वो केस को क्लोज करने वाले होते हैं। पर शेरलॉक उनसे कहता है कि ये खुदकुशी नहीं, कत्ल है। नया ऑफिसर कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो? सुनो ऑफिसर, वैन कुन लेफ्ट हैंडेड था लेकिन उसके सर के राइट साइड पर गोली लगी है, क्या वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में घुमाकर शूट करेगा? इसका मतलब उसे किसी और ने शूट किया है। वॉटसन और पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे तुम लेफ्ट हैंडेड क्यों बता रहे हो? फिर शेरलॉक कहता है कि अपनी आंखें फाड़कर जरा आसपास देखो ऑफिसर, फोन के लेफ्ट साइड पर पेपर और पेन है, मतलब ये कि वैन कुन राइट हैंड से फोन उठाता था और लेफ्ट हैंड से लिखता था। कॉफी टेबल पर देखो, उसके कप का हैंडल लेफ्ट साइड पर है और वो लेफ्ट हैंड से ही कप उठाता था। चार्जर का वायर भी लेफ्ट साइड पर लगा है। किचन में ब्रेड के लेफ्ट साइड पर ही चाकू है, तो उसने ब्रेड को लेफ्ट हैंड से ही काटा था और इन बातों से पता चलता है कि वो लेफ्ट हैंडेड ही था। अगर उसने खुदकुशी की होती तो वो लेफ्ट हैंड से गन पकड़कर खुद को मार डालता, लेकिन उसे गोली राइट हैंड से लगी है। ऑफिसर जरा शांत होकर कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन उसके हाथ में एक गन है, ये तो देखो। वो कहता है कि हाँ ऑफिसर, गन तो है और वो किसी और का इंतजार कर रहा था। उसे शूट करने के लिए वैन कुन बिल्कुल तैयार बैठा था और उसके आते ही वैन कुन ने उसको शूट भी किया, लेकिन गोली खिड़की से बाहर चली गई थी। उसके बाद उसने वैन कुन को शूट कर दिया।
पर पुलिस ऑफिसर कहता है ये हवा में ताजमहल मत बनाओ, जो कहानी तुम बता रहे हो क्या उसका कोई प्रूफ है? शेरलॉक कहता है प्रूफ चाहिए तो वैन कून के सर से बुलेट निकालकर उसको फॉरेंसिक टेस्ट करवा लीजिए। वो बुलेट वैन कून की गन की हो ही नहीं सकती, इसे जरूर किसी और ने शूट किया है। शेरलॉक का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि खूनी अंदर आया कैसे, क्योंकि शेरलॉक तो ऊपर के घर की बालकनी से ही फ्लैट में पहुंचा था और खूनी ने वो रास्ता तो अपनाया नहीं, तो फिर वो फ्लैट में आया कैसे? इस बारे में शेरलॉक बहुत ही सोचता है। फिर शेरलॉक और वॉटसन वैन कून की मौत की खबर सेबेस्टियन को देते हैं। सेबेस्टियन शॉक में पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी था, एक दिन तो उसने $5 मिलियन ट्रेडिंग में गवा दी थी और हम सभी ने उसको बहुत ही ताने मारे थे कि तुम्हारी वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही हफ्ते में पूरे पैसे वापस कमा कर दिखाए। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस जैसा आदमी खुदकुशी कर सकता है। शेरलॉक कहता है खुदकुशी नहीं, उसे खून कहिए। क्या कहते हो शेरलॉक? हाँ सेबेस्टियन, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम पुलिस पर जरा प्रेशर डालोगे तो वो और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि शेरलॉक ये मेरा काम नहीं है, मैंने तुमसे हमारे बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का बग ढूंढने को कहा था और तुम सिर्फ वही करो, मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देने वाला। ये कहकर सेबेस्टियन वहां से जाने लगता है। वॉटसन हैरान होकर कहता है कि इस आदमी को तो अपने बैंक के एम्प्लॉयज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब सेबेस्टियन का बिहेवियर देखकर शेरलॉक को भी गुस्सा आता है। रात हो जाती है और तभी ब्रेन नाम का एक जर्नलिस्ट लाइब्रेरी से घर लौट रहा होता है। किसी चीज को देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि घर में कोई है और उसका डर और भी बढ़ जाता है। इस वक्त नेशनल म्यूजियम में सुलिन याओ का कलीग काम कर रहा होता है। उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया है। वो पूछता है कि ये तो सुलिन याओ का प्रोजेक्ट है ना, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? उसे कहा जाता है कि सुलिन याओ काम छोड़कर चली गई है, इसलिए ये प्रोजेक्ट अब तुम्हें ही करना होगा। वो उदास हो जाता है क्योंकि सुलिन याओ उसको बहुत ही पसंद थी और वो उसको हमेशा ड्रिंक के लिए बुलाया करता था, लेकिन सुलिन याओ ने कभी भी उसकी बात नहीं मानी थी। अगले दिन वो सुलिन याओ के घर जाकर कॉलिंग बेल बजाता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। फिर वो एक पेपर में कुछ नोट्स लिखकर दरवाजे के नीचे खिसकाकर चला जाता है। यहाँ डॉक्टर वॉटसन एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू अटेंड कर रहा होता है। उसका रिज्यूम देखकर इंटरव्यूअर सारा बड़ी तारीफ करती है कि वाह सर, हम आपकी क्वालिफिकेशन से बहुत ही इंप्रेस्ड हैं, आप कभी भी काम पर ज्वाइन कर सकते हैं। काम ही नहीं, वॉटसन को सारा भी बहुत पसंद आ गई है। भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये सोचकर वॉटसन बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं तो कल से ही ज्वाइन करने को तैयार हूँ, और इसी खुशी के साथ वो घर लौटता है। यहाँ शेरलॉक गहरी सोच में होता है कि उस फोटो पर पेंट करके कोई क्या मैसेज देना चाहता है। यही नहीं, कोई वैन कून का खून क्यों करेगा? तभी वॉटसन अंदर आकर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला? हाँ क्लू तो मिला है, लेकिन पहले अपने इंटरव्यू के बारे में तो बताओ। हाँ इंटरव्यू तो अच्छा था और वो भी अच्छी थी। कौन अच्छी थी भाई? और मेरा मतलब काम करने की जगह भी अच्छी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अब शेरलॉक समझ जाता है, लेकिन फिलहाल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो वॉटसन को एक ऑनलाइन न्यूज दिखाता है जिसमें ब्रेन नाम के जर्नलिस्ट अपने घर में मरा हुआ पाया जाता है। घर के सारे दरवाजे अंदर से लॉक किए गए थे। पता नहीं कौन घर के अंदर घुसा और उसका खून कर दिया। बिल्कुल इसी तरह वैन कून भी मरा था। मतलब वैन कून का खूनी और ब्रेन का खूनी दोनों में एक ही आदमी है। अब दोनों पुलिस ऑफिसर को ये बात बताते हैं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। शेरलॉक कहता है कि मेरी बात पर विश्वास मत करो, लेकिन मेरे साथ ब्रेन के घर तो चलो, सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। फिर तीनों ब्रेन के घर जाते हैं और शेरलॉक वहाँ हर तरफ क्लूज ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है। ब्रेन का घर 4th फ्लोर पर होता है। अब इन बातों को जोड़कर शेरलॉक एक नतीजे पर पहुंचता है और कहता है ऑफिसर, हमें पता चल चुका है कि खूनी किस टाइप का आदमी है। अच्छा तो बताओ किस टाइप का आदमी है? शेरलॉक कहता है कि ध्यान से सुनो, खूनी ऊंची दीवारों पर चढ़ सकता है और बहुत ही ऊंचाई से नीचे कूदने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। मतलब वो खूनी स्पाइडरमैन जैसा ही आदमी है। हाँ, और यही आदमी ऊंची बिल्डिंग चढ़कर बैंक में भी आया था। वैन कून का घर भी ऊंचाई पर ही है। ब्रेन का घर भी 4th फ्लोर पर है। इसका मतलब यही है कि खूनी स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़कर आया था। अब ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है। तब शेरलॉक वहाँ रखी हुई एक बुक खोलता है और उसको खोलते ही शेरलॉक को एक क्लू मिलता है। दरअसल ब्रेन कल ही लाइब्रेरी से वो बुक लाया था और घर आते ही मारा गया था। बुक में कल की डेट को देखकर शेरलॉक के बाद जान जाता है और वॉटसन को लेकर लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी में इस बुक का शेल्फ देखने पर शेरलॉक और वॉटसन चौंक जाते हैं, क्योंकि शेल्फ पर बिल्कुल वैसा ही सिंबल बना होता है जैसा बैंक में था। अब दोनों घर लौट आते हैं। एक बात तो साफ है कि खूनी ने बैंक जाकर कुछ सिंबल्स बनाए थे और उन्हें देखकर वैन कून डरकर घर चला गया और सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन कुछ ही देर में खूनी ने वैन कून का कत्ल कर दिया और इसी तरह ब्रेन ने भी लाइब्रेरी में जो सिंबल देखे उसको डरकर घर चला गया। खूनी उसके घर जाकर पहुंचा और उसका भी खून कर दिया। वॉटसन कहता है लेकिन शेरलॉक खूनी कत्ल क्यों कर रहा है? इसका जवाब इस सिंबल में है वॉटसन, और हमें इन सिंबल को रिकॉर्ड करना होगा। अगले दिन दोनों सिंबल्स के बारे में जानने ग्राफिटी आर्टिस्ट के पास जाते हैं, जो पुलिस की नजर से बचकर बिल्डिंग्स की दीवारों पर पेंटिंग्स और सिंबल बनाता है। शेरलॉक उसे सिंबल दिखाता है तो वो अपना पेंट स्प्रे वॉटसन की ओर फेंकता है और वॉटसन उसको पकड़ लेता है। सिंबल देखकर वो कहता है शेरलॉक, ये सिंबल मैंने कहीं देखा तो है, लेकिन इसका मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन किसी से पूछकर बता सकता हूँ। तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। अब शेरलॉक और ग्राफिटी आर्टिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बेचारा वॉटसन हाथ में स्प्रे कैन लिए वहीं खड़ा रहता है। पुलिस ऑफिसर कहता है तो जनाब चलिए ससुराल, वहीं जाकर पेंट करना। ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी पर पेंटिंग करके पूछते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? सर मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, पेंटिंग मैंने नहीं इस आदमी ने की है। और ये कहकर वो मुड़ता है, लेकिन वहाँ ना तो आर्टिस्ट होता है ना ही शेरलॉक।
फिर वॉटसन कहता है कि आर्टिस्ट तो भाग गया, लेकिन ये शेरलॉक मुझे छोड़कर क्यों भाग गया। और कंफ्यूज होकर वॉटसन बेचारा पुलिस स्टेशन चला जाता है और बहुत देर बाद घर लौटता है। अब उसे देखते ही शेरलॉक पूछता है, क्यों दोस्त, कैसा लगा, मुफ्त में शहर घुमाए। मुझे अपना दोस्त मत कहो शेरलॉक, मैं बहुत गुस्से में हूँ। इतनी देर लॉकअप में रहकर आ रहा हूँ और अगले मंगलवार को कोर्ट भी जाना है। ओ, मंगलवार को जाना है ना, फिलहाल तुम उस पुलिस ऑफिसर से ब्रेन की डिटेल्स मंगा कर लाओ। वॉटसन एक टैक्सी में जाता है तो कोई उसकी फोटो खींचता है। जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ पुलिस ऑफिसर वॉटसन को ब्रेन की एक डायरी देता है। यहाँ शेरलॉक वैनकून के ऑफिस जाकर उसकी सेक्रेटरी से पूछता है कि मरने से पहले वैनकून कहाँ गया था और क्या क्या किया। फिर शेरलॉक टेबल पर रखी हुई हैंड क्रीम को देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी तनख्वाह तो नहीं होगी कि तुम ये क्रीम खरीद सको, जरूर वैनकून ने ही तुम्हें गिफ्ट दी होगी। सेक्रेटरी खामोश रहती है। फिर दोनों मिलकर वैनकून के सारे बिल्स देखते हैं तो पता चलता है कि मरने से पहले वैनकून चाइना जाकर लौटा था, फिर एक टैक्सी लेकर वो ऑफिस पहुंचा था। लेकिन एक और बिल भी होता है जिससे पता चलता है कि उसने ट्रेन में भी ट्रेवल किया था। लेकिन वैनकून ने टाउन स्टेशन टैक्सी में आकर फिर वहां से ट्रेन क्यों ली। तब शेरलॉक गैस करता है कि वैनकून टैक्सी में कोई भारी पार्सल आया था और उसे टाउन में डिलीवर करने के बाद वो ट्रेन में ऑफिस पहुंचा था। फिर उन्हें टाउन के एक रेस्टोरेंट का बिल भी मिलता है। अब शेरलॉक उस रेस्टोरेंट में जाता है और सोचने लगता है कि वैनकून यहीं आया होगा और किसी को पार्सल दिया होगा, लेकिन पार्सल में क्या रहा होगा। ये सोचते सोचते वो एक आदमी से टकराता है। अरे यार, ये तो वॉटसन है और उसके हाथ में ब्रेन की डायरी होती है। सुनो वॉटसन, वैनकून ने यहाँ किसी को एक पार्सल डिलीवर किया था और यहीं खाना भी खाया, लेकिन पता नहीं फिर वो कहाँ गया। शेरलॉक, वो उस दुकान में गया था। ये तुम्हें कैसे पता चला वॉटसन? एक्चुअली शेरलॉक, ये ब्रेन की डायरी है और वो भी उस दिन यहीं पर। इस डायरी में उसने उस दिन दुकान का एड्रेस भी लिखा है। चलो वहीं जाकर देखते हैं। फिर वे उस चाइनीज दुकान में जाते हैं जहाँ एक कप के नीचे बैंक में देखा गया सिंबल होता है। उस चाइनीज सिंबल का मतलब है नंबर 15, लेकिन पुराने चाइनीज सिंबल को बैंक में क्यों लिखा होगा? शेरलॉक कहता है सिर्फ वही नहीं, चेयरमैन की फोटो में उसकी आंखों पर जो लाइन बनाई है वो भी एक नंबर ही है और वो है नंबर 1, तो इन सिंबल्स का मतलब है 115। फिर वॉटसन कहता है, लेकिन 115 का असली मतलब क्या है? वॉटसन, मैंने वैनकून के सारे बिल्स चेक किए थे तो पता चला कि वैनकून अक्सर चाइना जाता था, मतलब ये कि शायद वो चाइना से कुछ स्मगल करके यहाँ लाता था। और याद है सेबेस्टर ने कहा था कि एक बार वैनकून ने $5 मिलियन गंवाए थे, लेकिन एक ही हफ्ते में उसने सब कुछ रिकवर कर लिया। ये तो सिर्फ स्मगलिंग करके ही हो सकता है। वैनकून की तरह ब्रेन भी एक स्मगलर ही था जो चाइना से कोई चीज स्मगल करके लाता था। फिर वॉटसन कहता है कि अगर ये बात है तो कोई इन दोनों का खून क्यों करेगा? वो इसलिए वॉटसन कि इन दोनों में से किसी ने स्मगल किया हुआ पुराना माल क्लाइंट को नहीं दिया होगा। वो तो ठीक है, लेकिन एक के बजाय दोनों को क्यों मारा होगा? शेरलॉक कहता है कि शायद खूनी नहीं जानता था कि दोनों में से कौन गद्दार है, इसलिए उसने सिंबल के जरिए दोनों को डराकर बाद में उनका खून कर दिया। अब इनकी बातों के बीच शेरलॉक सामने के घर को देखता है जिसके बाहर येलो पेजेस बुक पड़ी होती है जो बारिश में भीगी भी होती है। लेकिन बारिश तो 3 दिन पहले हुई थी, मतलब ये कि 3 दिन से इस घर में कोई नहीं है। ये सुलिन याओ का घर ही है। ये दोनों वहाँ जाकर कॉलिंग बेल बजाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। शेरलॉक को लगता है कि इस घर के लोग छुट्टी पर कहीं चले गए हैं। इस तरह खिड़की खोलकर क्या कोई छुट्टी पर जाता है? ये कहकर शेरलॉक बंदर की तरह उछलकर अंदर चला जाता है और बेचारा वॉटसन चढ़ नहीं पाता और कहता है कि तुम अंदर जाकर दरवाजा खोलो। शेरलॉक अंदर जाकर एक फ्लावर पॉट को नीचे गिराने वाला होता है, लेकिन एन वक्त पर पकड़ लेता है। लेकिन नीचे का कारपेट गीला होता है और लगता है कि फ्लावर पॉट पहले भी नीचे गिरा था, मतलब शेरलॉक के यहाँ आने से पहले कोई और इसी तरह से पॉट से टकराकर उसको नीचे गिरा दिया था। शेरलॉक घर को सर्च करता है तो वहाँ कारपेट पर एक फुटप्रिंट होता है जिसका साइज 8 है। छोटा साइज है लेकिन ये शूज तो एथलीट्स पहनते हैं। ये जानकर शेरलॉक वहाँ एक फोटो देखता है जिस पर छोटे हाथों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट से लगता है कि इस आदमी के हाथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो किसी भी चीज को कसकर पकड़ सकता है और शायद यही हमारा स्पाइडरमैन है। लेकिन वो खिड़की खुली क्यों छोड़ेगा? वो इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हो सकता है कि वो इसी वक्त इस घर के अंदर है और कहीं छुपा हुआ है। शेरलॉक ये सब सोच ही रहा होता है कि वो पीछे से उसकी गर्दन कसकर पकड़ लेता है। अब शेरलॉक से चिल्लाया भी नहीं जाता और वो बड़ी मुश्किल से वॉटसन वॉटसन कहकर पुकारता है। बाहर से वॉटसन कहता है, शेरलॉक टॉयलेट में हो क्या जो इतनी दबी आवाज में बातें कर रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो यार। अपने घर पे टॉयलेट नहीं है क्या जो यहाँ किसी और के घर में तुम घुसकर टॉयलेट कर रहे हो? शेरलॉक कहने की कोशिश करता है, वॉटसन मेरे बाप, मैं टॉयलेट में नहीं हूँ, कोई मेरा गला दबा रहा है। लेकिन बेचारे की आवाज ही नहीं निकलती। अब वॉटसन चिल्लाता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तब जाकर वो आदमी शेरलॉक को छोड़कर वहां से भागता है। शेरलॉक अब उठकर देखता है कि उसके पास ब्लैक रोज जैसा कुछ पड़ा हुआ है। फिर वो धीरे से जाकर दरवाजा खोलता है और वॉटसन अंदर आता है। शेरलॉक कहता है कि वो इस घर लड़की को ढूंढ रहा था। अरे तुम इस तरह खांस क्यों रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या हुआ है? शेरलॉक कहता है कि कुछ नहीं यार। ये कहकर वो नीचे से एक पेपर निकालता है। ये वही पेपर है जो सुलिन याओ के कलीग ने उसके लिए यहाँ छोड़ दिया था। पेपर खोलते ही पता चलता है कि ये म्यूजियम का पेपर है। अब दोनों म्यूजियम में जाते हैं और सुलिन याओ के कलीग से सवाल करते हैं। वो बताता है कि सुलिन याओ अचानक से नौकरी छोड़कर चली गई। यहाँ देखिए 400 साल पुराने टी पॉट्स को उसने कैसे चमका दिया है। इतनी पुरातन चीजों पर वो काम कर रही थी। शेरलॉक देखता है कि सिर्फ
एक पॉट चमक रहा होता है, बाकी सब तो पुराने ही दिखते हैं। फिर वो दोनों सुलिन याओ का वर्क एरिया देखते हैं। वहाँ के स्टैचू को देखकर इन्हें बात समझ में आने लगती है, क्योंकि उन स्टैचू पर भी वही चाइनीज सिंबल बना होता है, जिसका मतलब 115 है। इससे साफ जाहिर होता है कि वैन कुन और ब्रेन की तरह सुलिन याओ का भी खून होने वाला है, लेकिन वो किसी भी तरह खूनी से बचकर कहीं छुपी हुई है और इसीलिए खूनी उसका कत्ल करने के लिए उसके घर पहुंचा था। पर सुलिन याओ वहाँ नहीं थी। म्यूजियम के बाहर उन्हें वही ग्राफिटी आर्टिस्ट मिलता है जो उन्हें एक जगह पर लेके जाता है। वॉटसन कहता है, यार तुम दोनों उस दिन की तरह मुझे छोड़कर फिर मत भाग जाना। अब आर्टिस्ट उन्हें एक दीवार पर बनी पेंटिंग दिखाता है, जिसमें बिल्कुल उसी सिंबल जैसा कुछ बना होता है। मतलब यहाँ हमें और क्लूज मिल सकते हैं। शेरलॉक और वॉटसन अलग अलग दीवारों पर चेक करते हैं। एक ट्रैक के पास बड़ी दीवार होती है जिस पर कई सिंबल्स बने होते हैं और देखते ही वॉटसन शेरलॉक को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर वो सीधे जाकर शेरलॉक को उस जगह पर लेके आता है, लेकिन तब तक दीवार बिल्कुल खाली होती है। गॉड प्रॉमिस यार शेरलॉक, मैंने यहीं पर सिंबल देखे थे। तब शेरलॉक वॉटसन का सर पकड़कर कहता है, कंसंट्रेट करो वॉटसन, उस सिंबल को याद करने की कोशिश करो। अबे ओ शेरलॉक, मेरा सर पकड़कर तुम ये क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो वॉटसन, इंसान के दिमाग की एक्यूरेसी सिर्फ 62% होती है। तुम्हें जो भी याद है मुझे बताओ। मुझे तो सारे सिंबल याद है। शेरलॉक कहता है कि सारे सिंबल कैसे याद हो सकते हैं वॉटसन? यार शेरलॉक, तुम कितने भोले हो। दीवार को देखकर मैंने उन सिंबल्स की फोटो ले ली थी, ये देखो। और मोबाइल पर फोटो देखकर शेरलॉक की बोलती बंद हो जाती है। फिर घर लौटकर दोनों उन सिंबल को डिकोड करते हैं और उन्हें कई नंबर्स भी मिलते हैं, लेकिन इन नंबर का मतलब क्या है और मैसेज क्या है वो सब तो सुलिन याओ ही हमें बता सकती है। सुलिन याओ के बारे में जानने के लिए वे फिर म्यूजियम जाते हैं। अब शेरलॉक देखता है कि कल एक ही पॉट चमक रहा था, लेकिन आज वहाँ के 2 पुराने पॉट चमक रहे हैं। मतलब कि सुलिन याओ यहीं कहीं छुपी हुई है। देर रात को सुलिन याओ बाहर आकर पुराने पॉट्स पर काम करना शुरू करती है। अब शेरलॉक भी वहीं होता है और पूछता है, सुलिन याओ यहाँ चल क्या रहा है, प्लीज हमें सब कुछ बताओ। सुलिन याओ बताती है कि द ब्लैक लोटस नाम का एक चाइनीज कल्ट ग्रुप है जिसमें मैं भी मेंबर हुआ करती थी और हमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ लंदन में आ गई और मैं यहाँ पर नौकरी भी करने लग गई। लेकिन सुलिन याओ, यहाँ 2 लोग मारे गए हैं और दोनों के घर में सारे दरवाजे बंद थे। कोई ऊंची दीवार चढ़कर खिड़की से इनके घर में आया और दोनों को मार डाला। क्या तुम उस कातिल के बारे में कुछ जानती हो? सुलिन याओ बताती है कि वो मेरा भाई है और उसका नाम स्पाइडर है। वो कहीं भी चढ़ सकता है और कुछ भी कर सकता है, कोई उसे ट्रेस भी नहीं कर सकता। वो पूछता है कि उन दोनों ने उसका खून क्यों किया। वो बताती है कि एक्चुअली एक स्मगलर कोई कीमती चीज यहाँ स्मगल करके लाया था, लेकिन उसने ब्लैक लोटस को इस बारे में नहीं बताया और ब्लैक लोटस ग्रुप ये नहीं जानता कि ये काम किस स्मगलर ने किया, इसलिए वे एक एक करके सारे स्मगलर्स को मार रहे हैं। अब इस काम के लिए मेरा भाई मुझसे मदद मांगने आया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। फिर भी वे मुझे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए मैं म्यूजियम में छिपी हुई हूँ। ब्लैक लोटस ग्रुप की चीफ का नाम शॉन है और मेरा भाई स्पाइडर उसका खूब कहना मानता है। तब वो कहता है कि सुलिन याओ, इन फोटोज को देखकर बताओ कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। वो कहती है कि इन नंबर्स को तो सभी स्मगलर डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि हर स्मगलर के पास एक बुक होती है जिसकी मदद से सभी इसको डिकोड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर स्मगलर के पास में एक तरह का टैटू बना होता है। और ये कहकर सुलिन याओ नंबर्स को डिकोड करने वाली होती है कि वहाँ एक आवाज आती है। सुलिन याओ शॉक हो जाती है क्योंकि स्पाइडर वहाँ आ चुका था। शेरलॉक और वॉटसन स्पाइडर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उसके हाथ नहीं लगता और सुलिन याओ का कत्ल करके चला जाता है। अब दोनों पुलिस ऑफिसर के पास जाकर कहते हैं कि सुलिन याओ भी मर चुकी है। अब उन नंबर्स को रिकॉर्ड कौन करेगा? वो पुलिस को कहते हैं कि हम लोग पुलिस का काम कर रहे हैं और तुम पुलिस होकर कुछ नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि वैन कुन और ब्रेन दोनों स्मगलर्स हैं और वे ब्लैक लोटस नाम के चाइनीज कल्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पुलिस चिढ़कर कहता है कि अपनी बात को प्रूव करके दिखाओ। अपनी बात को प्रूव करने के लिए शेरलॉक मुर्दा घर में काम करने वाली मॉली नाम की औरत से मिलता है। मॉली, तुम ही वैन कुन और ब्रेन की लाशों की जांच करने वाली हो ना? हाँ, वो दोनों मेरी लिस्ट में है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे उन दोनों की लाशें दिखाओ। सॉरी शेरलॉक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मॉली, पर तुम्हारे इस नए हेयर स्टाइल में तुम बहुत सुंदर दिखती हो। और ये सुनकर मॉली उस तरफ मुड़कर शर्मा रही होती है। शेरलॉक के मुंह से तारीफ सुनकर वो खुश हो जाती है और दोनों लाशें बाहर निकालती है। मॉली मुंह दिखाए की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उनके पैर देखने हैं। दोनों लाशों के पैर पर स्मगलर्स का सिंबल होता है। पुलिस ऑफिसर को विश्वास हो जाता है और कहता है, तुम सच कह रहे थे शेरलॉक, अब हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है, मुझे इन दोनों के घर में रखे हुए सारी बुक चाहिए। सुलिन याओ ने कहा था कि सभी स्मगलर्स के पास नंबर को डिकोड करने की बुक होती है। अब ऑफिसर्स दोनों के घर से सारी बुक्स लाकर शेरलॉक को देते हैं। फिर वो सुलिन याओ के डेस्क से कुछ पेपर्स भी शेरलॉक को देता है। अब दोनों रात भर सारी किताबें चेक करते हैं। कोड नंबर्स के अनुसार वे कुछ किताबें चुनते हैं और अगले कोड नंबर से पेज नंबर सेलेक्ट करके फिर उस पेज के शब्दों को किसी ऑर्डर में जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस तरह वे रात भर कई कॉम्बिनेशन में मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। अब रात भर जागने की वजह से वॉटसन अपने नए ऑफिस में जाकर सो रहा होता है। सारा पूछती है कि पहली बार ऑफिस आए हो और इस तरह सो रहे हो, लेकिन वॉटसन कोई बहाना करके सारा को डेट पर बुलाता है और सारा भी मान जाती है। घर लौटकर वॉटसन शेरलॉक को कहता है कि बाकी बुक्स तुम खुद ही चेक कर लो, आज तो मैं डेट पर जा रहा हूँ। तुम अभी बच्चे हो, डेटिंग वेटिंग नहीं समझोगे शेरलॉक। मैंने तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला वॉटसन, एक्चुअली मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो सर्कस के 2 टिकट्स और अपनी डेट के साथ सर्कस एंजॉय करो। दुनिया के तुम पहले आदमी हो जो सर्कस में जाकर अपनी डेट मनाओगे। वॉटसन भी खुशी से टिकट्स लेकर सारा के साथ सर्कस में चला जाता है। अब काउंटर में बैठा आदमी पूछता है कि सर इसमें
में तो 3 लोगों की टिकट्स हैं, तीसरा मेंबर कहाँ है? इतने में शेरलॉक एंट्री मारता है कि तीसरा आदमी मैं हूँ। वॉटसन गुस्से में कहता है कि डेट पर तो 2 लोग जाते हैं शेरलॉक, इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो यार। देखो वॉटसन, मैं तुम्हारी डेट बिगाड़ने नहीं आया हूँ। क्या तुम जानते हो ये चाइनीज सर्कस है और ये भी नामुमकिन है कि स्पाइडर यहाँ आया होगा। मैं अपना काम करता हूँ और तुम अपना एंजॉय करो। फिर वॉटसन सारा के साथ बैठकर सर्कस देखने लगता है। तब वहाँ चाइनीज स्पाइडर के नाम पर एक आदमी आता है और एक लंबा कपड़ा फाड़कर कई सारे खतरनाक करतब दिखाने लगता है। शेरलॉक उसे बैक स्टेज से देख रहा होता है और सोचता है कि यही स्पाइडर होगा। ऊपर से वहाँ कई स्प्रे पेंट के कैंस भी होते हैं। अब उन्हें देखकर तो शेरलॉक को यकीन हो जाता है, लेकिन तभी एक कॉस्ट्यूम पहनकर शेरलॉक से लड़ने लगता है। शेरलॉक उससे खूब लड़ता है और उस पर पेंट भी स्प्रे करता है, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं होता। अब लड़ते लड़ते शेरलॉक धड़ करके स्टेज पर आ गिरता है। तभी वॉटसन शेरलॉक की मदद के लिए आगे आता है। वो आदमी दोनों को उठाकर पटक देता है। इतने में सारा आकर उस आदमी को घायल कर देती है और इन दोनों को बचा लेती है। शेरलॉक देखता है कि उस आदमी के पैर पर भी वही सिंबल होता है। अब दोनों ये बात पुलिस ऑफिसर को बताते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम दोनों को अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, सिर्फ गैस करके तुम मुझे कहानी सुना रहे हो। तुम्हारी कहानी पर यकीन करके अगर मैं इन्वेस्टिगेट करने लगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। शेरलॉक और वॉटसन घर लौटते हैं और सारा भी उनके साथ आई होती है और कहती है गाइस मुझे भूख लगी है। अब उसे इम्प्रेस करने के लिए वॉटसन खाना बनाना चाहता है और फ्रिज खोलता है। फ्रिज में फूड आइटम तो क्या हवा भी नहीं होती। फिर वो छुपके से नीचे जाकर मिसेस हडसन का बनाया हुआ खाना चोरी करके लाता है और फिर उसे सारा को इस तरह देता है जैसे उसने खुद बनाया हो। एक और शेरलॉक बुक्स में क्लू ढूंढ रहा होता है। तब तक सारा खाना खा चुकी होती है और फिर पूछती है कि ये सिंबल्स नंबर को दर्शाते हैं राइट, और ये नंबर्स किसी शब्द को दर्शाते हैं, है ना? अच्छा ये सब तुम कैसे जानती हो? सारा एक कागज दिखाकर कहती है तुमने ये ऑलरेडी डिकोड करके जो रखा हुआ है। दरअसल सुलिन याओ ने इसमें 2 लेटर्स को डिकोड करके लिखा होता है और वो है 9 मिलियन। पूरा डिकोड करने से पहले स्पाइडर ने इसको मार डाला था। अगर सुलिन याओ इसे डिकोड कर पाती तो डिकोड करने की बुक म्यूजियम में जरूर होगी। ये कहकर शेरलॉक तेजी से बाहर जाता है तो 2 टूरिस्ट से टकरा जाता है और उनकी बुक नीचे गिर जाती है। अब शेरलॉक उसको उठाकर वापस करता है। कुछ ही दूर पर एक और टूरिस्ट के हाथ में भी वही बुक होती है। लंदन में दिखने वाली जगहों की डिटेल्स उस बुक में होती है, इसलिए टूरिस्ट उस बुक को खरीदते हैं। अब शेरलॉक को लगता है कि शायद इसी बुक में पहले का हल होगा। वो एक टूरिस्ट से बुक छीन लेता है और डिकोड किए हुए नंबर्स को मैच करके देखता है। तब जाकर उन्हें पहले का हल मिलता है। उन सिंबल के द्वारा ये मैसेज दिया गया था कि जेड पिन नाम की एक पुरातन वस्तु चुरा ली गई है। इसकी कीमत $9 मिलियन है। जिसने भी उसको चुराया है जल्दी से उसे ब्लैक लोटस के सीक्रेट अड्डे पर पहुंचा दो। हमारा अड्डा ट्रामवे में है। अब इस मैसेज को डिकोड करके शेरलॉक घर आता है, लेकिन वहाँ वॉटसन और सारा नहीं होते। इतना ही नहीं, शेरलॉक के घर में भी वही सिंबल्स बने होते हैं जिनसे ब्रेन, वैनकून और सुलिन याओ को डराया गया था। अब शेरलॉक समझ जाता है कि ब्लैक लोटस ग्रुप ने वॉटसन और सारा को किडनैप कर लिया है। अब शेरलॉक को ट्रामवे नाम की जगह का पता लगाना होगा। ब्लैक लोटस की चीफ शॉन वॉटसन से पूछती है कि तुम ही शेरलॉक हो ना? और मेरा इतना खराब नाम क्यों होगा? मेरा नाम वॉटसन है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे वॉलेट में शेरलॉक का क्रेडिट कार्ड है। अरे मेरी माँ, वो शेरलॉक का कार्ड है, मैंने शॉपिंग करने के लिए लिया था। लेकिन तुम्हारे पास से हमें शेरलॉक का चेक भी मिला है। वो तो उस सेबेस्टियन ने शेरलॉक को दिया था और मैंने शेरलॉक से चेक उड़ा लिया था। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम ही शेरलॉक हो। खैर वो सब छोड़ो, प्रॉब्लम यह है कि हमारे किसी स्मगलर ने हमारी परमिशन के बिना एक कीमती चीज चुरा ली है और तुम इतने स्मार्ट हो कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो, वरना इस लड़की को खत्म कर दूंगी। ये कहकर सारा को एक ट्रैप में फंसाया जाता है। एक बोरी से लटकाकर रेत गिर रही होती है और जब बोरी का वेट कम होगा तो लोहा ट्रिगर पर लगेगा और तब एक तीर रिलीज होकर सीधे सारा को चीर देगा। ये सर्कस की कोई ट्रिक होती है। वॉटसन के लाख बताने पर भी कि वो शेरलॉक नहीं है, शॉन नहीं मानती। सारा मौत के बहुत ही करीब होती है और तब वहाँ शेरलॉक आ जाता है। अब शॉन शेरलॉक को शूट करने जाती है, लेकिन शेरलॉक कहता है इस घुमावदार टनल के अंदर गोली चलाओगी तो बुलेट वापस तुम पर भी लग सकती है। ये सुनकर शॉन शूट नहीं करती। अब इसी बीच शेरलॉक वहाँ के लोगों से लड़ने की कोशिश करता है। स्पाइडर भी वहीं होता है। शेरलॉक उन लोगों से और लड़ नहीं पाता और रेत की बोरी भी लगभग खत्म हो जाती है। लोहा ट्रिगर पर लगता है और तीर छूटने वाला होता है कि ऐन वक्त पर शेरलॉक ट्रिगर घुमा देता है और तीर सारा को नहीं लगता बल्कि स्पाइडर को लग जाता है और स्पाइडर स्पॉट पर ही मर जाता है। ब्लैक लोटस की चीफ शॉन वहाँ से बचकर बाहर निकलती है। फिर पुलिस भी आ जाती है। अब शेरलॉक और वॉटसन जेड पिन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। शेरलॉक कहता है कि लगता है वो हेयर पिन है। मजाक मत करो शेरलॉक, हेयर पिन और वो भी $9 मिलियन की। वॉटसन, वो बहुत ही पुरानी चीज है और किसी रईस खानदान के मेंबर ने उसका इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। लेकिन वो पिन किसने ली होगी? ब्रेन तो ये काम कर नहीं सकता, ये जरूर वैनकून का ही काम होगा। जब मैं वैनकून के घर गया था तो उसके बाथरूम में एक हैंड सोप था जो सिर्फ लेडीज यूज करती हैं। यही नहीं, हैंड सोप बनाने वाली कंपनी एक हैंड क्रीम भी बनाती है जो मैंने वैनकून की सेक्रेटरी के पास देखा था। अब शेरलॉक वैनकून की सेक्रेटरी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारा और वैनकून का अफेयर चल रहा था राइट? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे हैंड क्रीम जैसा एक हैंड सोप उसके घर में है जो सिर्फ लेडीज के लिए बनाया है। तुम जब उसके घर जाती हो तो वही सोप लगाती हो राइट? देखिए सर, वो तो पुरानी बातें हैं, अभी आपको क्या चाहिए? अच्छा ये बताओ कि क्या वैनकून चाइना से तुम्हारे लिए कोई खास गिफ्ट लेके आया था? हाँ, उसने मुझे ये हेयर पिन दिया था। ये कहकर वो एक हेयर पिन निकाल देती है और कहती है
और कहती है कि सर ये तो बहुत सस्ती है, इसको तो $1-2 में बेचते होंगे। शेरलॉक कहता है कि पागल लड़की, इसकी कीमत $1 नहीं $9 मिलियन है। और ये सुनकर सेक्रेटरी का शरीर कांपने लगता है। शेरलॉक हंसकर उस जेड पिन को उठा लेता है। चलो भाई, ये केस भी आखिरकार सॉल्व हो गया। वॉटसन सेबेस्टियन के पास जाता है और एक भारी रकम लेके आता है, लेकिन शॉन तो बचकर निकल गई, उसका क्या? उसकी चिंता हम क्यों करें वॉटसन, हमने नंबर्स को रिकॉर्ड किया और केस खत्म। इनकी बातों के बीच बाहर एक ग्राफिटी आर्टिस्ट स्प्रे कैन से आंख जैसा कुछ ड्रॉ करता है। ये दोनों उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ये कोई नॉर्मल ग्राफिटी आर्टिस्ट होगा। उसी वक्त शॉन एम नाम के किसी आदमी से ऑनलाइन कॉल पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि हमने पक्का प्लान बनाकर रखा था, लेकिन पता नहीं वो शेरलॉक कहां से अटका। वो जरूर तुम्हारा पता लगा लेगा, इसलिए तुम भी सेफ रहना। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी कंप्यूटर पर एम का मैसेज आता है कि मुझे कोई ट्रेस नहीं कर सकता, शेरलॉक मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और अचानक शॉन के माथे पर एक लेजर लाइट का पॉइंट लगता है और वो खत्म, वो स्पॉट पर ही मर जाती है। एम नहीं चाहता कि शॉन के जरिए कोई उस तक पहुंचे और इसीलिए वो शॉन को खत्म कर देता है। एम का पूरा नाम है मोरालिटी। मोरालिटी कौन है, ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके बारे में तो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं शेरलॉक होम्स सीरीज का तीसरा इंटरेस्टिंग केस। पहले केस में शेरलॉक ने एक साइको किलर का पता लगाया था, दूसरे केस में तो बंद दरवाजे के अंदर खून हो रहे थे और इस अजीब और मुश्किल केस को भी शेरलॉक ने सॉल्व कर दिया। अब शेरलॉक तीसरे केस का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसको केस मिल ही नहीं रहा है। अरे दुनिया वालों, सब के सब दूध के धुले हो गए हो क्या? कोई तो गलती करो यार, मुझे केस चाहिए और वो भी कॉम्प्लिकेटेड वाला। इस तरह शेरलॉक बड़बड़ाने लगता है। फिर वो केसेस की तलाश में खुद निकल पड़ता है, लेकिन उसे एकदम बकवास केस मिलते हैं। अब एक आदमी उसके पास आकर कहता है, शेरलॉक जी, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जानबूझकर नहीं मारा, वो तो एक एक्सीडेंट था, प्लीज मुझे किसी तरह से बचा लीजिए वरना मुझे फांसी हो गई है। अब शेरलॉक चिढ़कर कहता है, फांसी हो गई नहीं, हो जाएगी। तुम पहले अपनी ग्रामर ठीक करो, तुम ग्रामर में बहुत ही वीक लगते हो। पहले ढंग का ग्रामर सीखो, तब मेरे पास आओ, फिर सोचूंगा कि तुम्हें फांसी से बचाना है या फिर चुल्लू भर पानी में डुबोना है। और ये कहकर शेरलॉक वहां से चला जाता है। शेरलॉक इंटरेस्टिंग केस का दीवाना होता है और अब कुछ भी ना मिलने से वो बहुत ही परेशान हो जाता है। गुस्से में वो घर की दीवार पर लगातार गोलियां चला रहा होता है और गन शॉट्स की आवाज को सुनकर वॉटसन आकर पूछता है कि शेरलॉक ये क्या हो गया तुम्हें? वॉटसन, मुझे कोई इंटरेस्टिंग केस नहीं मिल रहा है और लगता है अचानक सारे क्रिमिनल्स गायब हो गए हैं, बहुत बेचैनी हो रही है यार, इसलिए दीवार पर गोलियां चला रहा हूँ। वॉटसन अब सोच में पड़ जाता है कि शेरलॉक के पास कोई केस तो है नहीं, अब इसके साथ रहकर मुझे गोली नहीं खानी है, मैं तो अपनी स्वीटी सारा के पास चला जाऊंगा। और ये सोचकर सारा के घर चला जाता है और फिर वहीं रहने भी लगता है और वहीं से काम पड़ जाता है। शेरलॉक अब फिर से अकेला पड़ जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि ये बोरिंग जिंदगी अब बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत ही टेंशन में हो जाता है और खिड़की के पास खड़ा होकर खुद से बातें कर रहा होता है। तब अचानक भारी आवाज के साथ बॉम्ब ब्लास्ट होता है, खिड़की का ग्लास टूटकर चूर-चूर हो जाता है और शेरलॉक भी दूर जाकर गिरता है। न्यूज में इस दुर्घटना को देखकर वॉटसन दौड़ा चला आता है, पर शेरलॉक घर पर आराम से बैठा होता है और उसके साथ उसका भाई माइक्रॉफ्ट भी होता है। वॉटसन पूछता है कि शेरलॉक तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सुना कि यहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। नहीं वॉटसन, यहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, पास वाले घर में गैस लीक की वजह से आग लग गई थी। ओह चलो शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ क्या कर रहा है? माइक्रॉफ्ट कहता है कि मैं शेरलॉक के लिए केस लेके आया हूँ। एंड्रू वेस्ट नाम का एक आदमी रेलवे ट्रैक के पास मरा पड़ा है। वॉटसन कहता है ये भी कोई केस है? ट्रेन के नीचे आकर मर गया होगा, केस खत्म। माइक्रॉफ्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके शरीर पर कोई गहरी चोट नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका खून किया गया है। एंड्रू के पास एक मेमोरी स्टिक थी जिसमें गवर्नमेंट की मिसाइल प्लान्स के बारे में सारी डिटेल्स थी। अगर वो मेमोरी स्टिक गलत लोगों के हाथ में लग गई तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम्हें उस मेमोरी स्टिक का पता लगाना ही होगा। लेकिन शेरलॉक अपनी आदत पे आ जाता है और कहता है कि भाई तुम तो जानते हो कि मैं कितना बिजी डिटेक्टिव हूँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है मुझे। अब वॉटसन मानी में सोच रहा होता है कि बेटा झूठ बोले कौवा काटे, इतने दिनों से तो केस के लिए मर रहा था और अब मिल रहा है तो नखरे दिखा रहा है। लेकिन माइक्रॉफ्ट शेरलॉक को ऑर्डर देता है कि ये गवर्नमेंट का मामला है और मेरी मदद तो तुमको करनी पड़ेगी। ये कहकर माइक्रॉफ्ट चला जाता है। अब इतने में शेरलॉक को डिटेक्टिव ग्रेग का कॉल आता है और वो कहता है कि सुनो शेरलॉक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मिला है, तुम जल्दी से आ जाओ। और ये सुनकर तो शेरलॉक बड़ा ही झूम उठता है कि असली काम तो अब करने वाला हूँ मैं, बाकी सब तो यूं ही है। फिर वो वॉटसन के साथ तुरंत ग्रेग से मिलने जाता है। दरअसल शेरलॉक के घर के पास जो गैस लीक से विस्फोट हुआ था उसकी जांच करने पुलिस आई होती है। अब उन्हें एक मजबूत बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक कवर होता है और कवर पर शेरलॉक का नाम लिखा होता है, इसलिए ग्रेग ने शेरलॉक को बुलाया था। अब शेरलॉक वहां पहुंचकर कवर खोलता है तो उसके अंदर पिंक कलर का एक मोबाइल फोन होता है और पिंक कलर देखते ही ग्रेग पूछता है, अरे ये तो उस
लड़की जेनिफर का फोन है ना। शेरलॉक कहता है अरे ये उसका फोन नहीं, ये नया फोन है, लेकिन विस्फोट के बीच में ये फोन यहाँ आया कैसे। अब शेरलॉक जान जाता है कि गैस लीक से ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि किसी ने जानबूझकर इस जगह को ब्लास्ट करवाया है। तब उस फोन पर 5 बीप्स के बाद एक मैसेज आता है और उसमें एक बहुत ही पुराने घर के अंदर का फोटो होता है। अब शेरलॉक कहता है कि हमें तुरंत इस घर का पता लगाकर वहाँ पहुंचना होगा, वरना कई जगहों पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। वॉटसन कहता है कि क्या बकवास करते हो शेरलॉक, कोई बेमतलब इस तरह बॉम्ब ब्लास्ट क्यों कराएगा। वो इसलिए वॉटसन क्योंकि बिल्कुल मेरी तरह कोई और भी बहुत बोर हो रहा है, इसलिए वो ऐसा गेम खेल रहा है। अब इस पहेली को तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कहकर शेरलॉक तेजी से बाहर आता है। फोटो देखते ही शेरलॉक पहचान गया था कि ये उसी के घर का बेसमेंट है और तीनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ 2 पुराने शूज होते हैं। वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉम्ब की जगह तो यहाँ पुराने शूज रखे हुए हैं। तभी पिंक फोन बजता है और एक औरत की आवाज आती है कि तुम्हारे सामने जो है वो एक पहेली है, सिर्फ 12 घंटों के अंदर तुम्हें उसका हल ढूंढना है और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है। असल में वो औरत एक कार में बैठी होती है और बहुत ही डरी हुई होती है, और ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रही है, बल्कि उसके शरीर में बॉम्ब फिक्स किए गए हैं और कोई इसको धमका रहा है। उसके हाथ में एक पेजर होता है जिस पर मैसेज आ रहे होते हैं और वो औरत सिर्फ उन मैसेज को पढ़ रही होती है। यहाँ शेरलॉक पजल को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन 2 पुराने शूज में क्या पजल हो सकता है, ये सोचकर शेरलॉक उन शूज को लैब में लेकर जाकर उनकी जांच कराता है। तब लैब की टेक्नीशियन मॉली आती है और कहती है हाय शेरलॉक, ये मेरा बॉयफ्रेंड जिम है। वो शेरलॉक को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन शेरलॉक उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तब जिम आगे आता है और वहाँ की किसी चीज को गिरा देता है, फिर उसे उठाकर वापस रख देता है और मॉली से विदा लेता है। अब उसके जाने के बाद मॉली पूछती है कैसा लगा मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड। शेरलॉक कहता है कि वाकई में बहुत हैंडसम है मॉली, लेकिन लगता है वो तुमसे ज्यादा मुझे पसंद करता है। क्या कह रहे हो शेरलॉक। सुनो मॉली, लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से बाल धोते हैं, लेकिन जिम बिल्कुल लड़कियों की तरह बाल धोता है। इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर लड़कियों की एक्सेसरीज से भरा हुआ है और लगता है कि वो फेयर एंड लवली भी लगाता है। क्या तुम्हें उसकी क्रीम की बू नहीं आई। इतना ही नहीं, उसने अपने आईब्रोज भी ट्रिम कर रखे हैं और आंखों में काजल लगाया है और होठों पर लिपस्टिक भी लगाई है, और अगर मैं उसे एक और मौका देता तो वो मुझे डेट पर जरूर लेके जाता। और ये सब सुनकर मॉली शॉक होकर पूछती है कि ये सब तुम कैसे कह सकते हो, प्लीज मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, नीचे गिरी हुई चीज उठाने के बहाने वो मेरे पास अपना नंबर छोड़ गया है, और विश्वास नहीं होता तो ये देखो। और ये कहकर वो एक कागज निकाल कर दिखाता है। अब उसे देखकर मॉली गुस्से में चली जाती है। चलो भाई, किसी तरह एक जोड़ी को अलग कर दिया। ये सोचकर शेरलॉक अपने काम में लग जाता है। वो वॉटसन को शूज दिखाकर पूछता है कि इन शूज को देखकर तुम्हें क्या लगता है। वॉटसन शूज को देखकर कहता है कि ये अच्छा शू है, लेकिन जरा पुराना है, इस पर कोई नाम लिखा हुआ है, और बड़े लोग इस तरह से नाम नहीं लिखते। इसका मतलब यह है कि ये एक छोटे लड़के का शू है। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी और कुछ नजर नहीं आएगा। अब शेरलॉक शू उठाकर अपनी फाइंडिंग्स बताता है। ये सच है वॉटसन कि ये पुराना शू है, लेकिन ध्यान से देखो, इसे किसी ने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है और इसे सेफ्टी भी रखा है। इसका लेस भी 3-4 बार बदला जा चुका है, और इसे जो भी पहनता था उसे स्किन की एलर्जी थी। ससेक्स नाम की जगह से वो लंदन आया था और यहाँ आकर उसने अपने शूज खो दिए। ओह अच्छा, माना कि तुम 30 मार खान हो शेरलॉक, लेकिन ये कैसे कहा कि उसे स्किन की एलर्जी है और वो ससेक्स से आया है। शू को ध्यान से देखो वॉटसन, इसमें स्किन के छोटे छोटे टुकड़े दिखते हैं और एलर्जी की वजह से स्किन ड्राई होकर इस तरह चीजों में चिपकने लगती है, और इसलिए कहता हूँ कि इसे पहनने वाले को स्किन एलर्जी है। अच्छा ठीक है, लेकिन ससेक्स का नाम ही क्यों लिया तुमने। बात यह है वॉटसन कि शू के नीचे सूखा हुआ कीचड़ लगा हुआ है और कीचड़ लंदन का है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर पता चला कि कीचड़ के अंदर एक तरह के फूल के पोलन ग्रेन्स लगे हुए हैं, और ये फूल सिर्फ ससेक्स में उगते हैं। मतलब ये लड़का या जो भी है ससेक्स से ही आया है। ये शूज कम से कम 20 साल तो पुराने हैं, तो ये केस भी लगभग 20 साल पुराना है। और ये सोचते हुए शेरलॉक को एक और बात याद आती है। बचपन में उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ससेक्स से कॉल पावर नाम का एक लड़का स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए लंदन से आया था, और स्विमिंग के दौरान कॉल पानी में गिरकर मर गया था, और शायद ये उसी लड़के का शू है। और वो सोचता है कि लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था, कत्ल नहीं, इसमें तो कोई मिस्ट्री नहीं है। इसे पजल बताकर कोई सॉल्व करने को क्यों कहेगा। अब इस बीच शेरलॉक का भाई माइक्रोफ्ट का मैसेज आता है कि मेरा वाला केस कब देखोगे छोटू। शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि तुम जाकर माइक्रोफ्ट से उन केस के डॉक्यूमेंट्स को ले आओ। अब वॉटसन भी माइक्रोफ्ट से एंड्रयू वेस्ट के केस की डिटेल्स ले आता है। अब 12 घंटे पूरे होने वाले होते हैं और शेरलॉक टेंशन में सोच रहा होता है कि इन शूज में पजल क्या हो सकता है। तब उसका ध्यान एक इंपॉर्टेंट बात पर जाता है कि ससेक्स से आया हुआ कॉल पावर स्विमिंग कंपटीशन में भाग ले रहा था और उसे स्किन की एलर्जी भी थी। इस वजह से वो अपने शरीर पर एक स्पेशल क्रीम लगाता था, और इस एंगल में सोचकर शेरलॉक शू पर लगे स्किन के पीसेस को माइक्रोस्कोप में और ध्यान से देखता है, और तब पता चलता है कि स्किन में पॉइजन लगा हुआ है। और शेरलॉक गैस करता है कि कॉल की क्रीम में किसी ने पॉइजन मिलाकर रखा होगा और इसी पॉइजन की वजह से वो मारा होगा। तो ये दुर्घटना नहीं बल्कि कत्ल है, लेकिन पानी में डूबने की वजह से उस वक्त इसे दुर्घटना समझकर केस क्लोज कर दिया होगा। अब इस तरह पजल को सॉल्व करने के बाद
शेरलॉक तुरंत उसे अपनी वेबसाइट साइंस ऑफ डिडक्शन पर अपलोड करता है और अगले ही सेकंड उसे कॉल आता है जिसमें वही औरत कहती है वेल डन शेरलॉक, और ये मेरी लोकेशन है, प्लीज मुझे बचा लो। फिर बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंचकर उस औरत को बचा लेता है। जैसे तैसे ये पजल आखिरकार सॉल्व हो ही गया। ये सोचकर शेरलॉक चैन की सांस लेने ही वाला होता है कि तभी उस पिंक मोबाइल में 4 बीप बजते हैं और इस बार उसमें कार की फोटो आती है और साथ ही एक कॉल भी आता है जिसमें एक आदमी घबराता हुआ पेजर का मैसेज पढ़ता है कि ये फोटो भी एक पजल है और इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे हैं। इस आदमी के शरीर पर भी बॉम्ब फिक्स होता है। शेरलॉक तुरंत ग्रेग को कार की फोटो दिखाता है। पुलिस ऑफिसर होने की वजह से ग्रेग जल्दी उस कार की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और ये नाम के आदमी ने इस कार को रेंट पर लिया होता है। कार के अंदर हर तरफ खून ही खून होता है और चेक करने पर पता चलता है कि वो येन का ब्लड ग्रुप है। इतना खून बहने के बाद शायद येन जिंदा होगा, लेकिन उसकी लाश कहाँ होगी? ये सोचकर शेरलॉक कार को पूरा चेक करता है और डैशबोर्ड में एक कार्ड देखकर उसे अपने पास रख लेता है। वॉटसन सोचने लगता है कि शेरलॉक आगे क्या करने वाला है और तभी येन की पत्नी वहां आती है। अब शेरलॉक उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि मैं ऑलरेडी 2 पुलिस ऑफिसर से बात कर चुकी हूँ और तुम कौन हो जो मुझसे सवाल कर रहे हो। इतने में शेरलॉक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है कि मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं येन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसके बारे में जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा है। मैम प्लीज मेरी भावनाओं को समझिए। अब शेरलॉक की नौटंकी देखकर वॉटसन सोचता है कि इस साल का ऑस्कर तो इसे ही मिलना चाहिए। शेरलॉक अपनी एक्टिंग जारी रखता है और इस तरह उसे येन के बारे में कई डिटेल्स मिल जाती हैं। येन कुछ दिनों से बहुत ही टेंशन में था। अब तक किसी को ये नहीं पता था कि येन जिंदा है या मर भी गया, लेकिन उसकी पत्नी उसके बारे में पास्ट टेंस में बात करती है जिससे शेरलॉक को शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है। और डैशबोर्ड से शेरलॉक ने जो कार उठाया था वो जेनस कार नाम की कंपनी का था। येन ने ये कार वहीं से रेंट पर ली थी। अब शेरलॉक और वॉटसन उस कंपनी में जाते हैं लेकिन कंपनी का एमडी सिर्फ ये कहता है कि ये नाम का आदमी यहाँ आया और एक कार रेंट पर लेके गया, फिर वो कहाँ गया इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब शेरलॉक जरा मायूस हो जाता है क्योंकि उसको अभी तक कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला था। फिर शेरलॉक एमडी से कहता है कि क्या आपके पास छुट्टा है? बाहर सिगरेट मशीन में मुझे एक सिगरेट चाहिए। एमडी अपना वॉलेट निकाल कर दिखाता है और कहता है कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। नो प्रॉब्लम, ये कहकर शेरलॉक वहाँ से वॉटसन को लेकर बाहर आ जाता है। अब शेरलॉक कहता है कि ये एमडी जरूर कुछ छुपा रहा है। फिर वे लैब में जाते हैं और येन का खून टेस्ट करके देखते हैं। लगता है शेरलॉक को कोई क्लू मिल गया। इतने में पिंक फोन पर कॉल आता है और वही आदमी बताता है कि तुम्हारा क्लू जोनस कार के नाम में ही है। ये सुनते ही शेरलॉक कहता है कि केस सॉल्व हो चुका है। वॉटसन और ग्रेग पूछते हैं कि जल्दी बताओ कि क्या माजरा है। पहली का हल जोनस कार में है। पुराणों के अनुसार जोनस एक भगवान का नाम है जिसके 2 चेहरे हैं। जब इंसान को पैसों की या किसी और चीज की कमी होती है तो जोनस उस इंसान को गायब कर देता है। अब इस तरह येन को भी गायब कर दिया होगा। उसकी कहानी को सुनकर वॉटसन और ग्रेग को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये है पहली का हल। तुम्हारा मतलब है कि जोनस नाम के भगवान ने येन को गायब कर दिया? तुम डिटेक्टिव हो कि मांत्रिक? फिर शेरलॉक एक्सप्लेन करता है कि जब मैंने येन की पत्नी से बात की तो पता चला येन कुछ दिनों से बहुत ही निराश था, मतलब उसे पैसों की प्रॉब्लम थी और इसलिए वो गायब हो गया। शेरलॉक तुम पहेलियां मत बुझाओ यार, सीधे सीधे बताओ कि माजरा क्या है। तो सुनो, ये सब इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया गया था। येन को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और वो इतने पैसे नहीं कमा सकता था, इसलिए वो निराश रहता था। लेकिन अगर वो मर जाता तो उसकी पत्नी को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते। और अब तक ये बात साफ नहीं हुई है कि येन मर चुका है, लेकिन उसकी पत्नी इस यकीन के साथ बातें कर रही थी कि येन मर चुका है और वो सभी को विश्वास दिलाना चाहती है कि येन मर चुका है और तभी तो उसको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। अब सच में येन मरा नहीं, बल्कि येन यहाँ से बचकर किसी दूसरे शहर में जाकर रह रहा है और यहाँ से बचकर जाने में जोनस कार के एमडी ने ही उसकी मदद की है। जब हम उस एमडी से मिलने गए थे तो मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग जरा ब्राउन था और शर्ट के अंदर उसका स्किन गोरी थी। कड़ी धूप में जाने से ऐसा होता है और लंदन में ऐसी कड़ी धूप नहीं होती, मतलब ये आदमी किसी दूसरे देश जाकर लौटा है और इसी के साथ येन भी गया था। वॉटसन कहता है कि शेरलॉक, लेकिन उस कार के अंदर येन का ही खून था। हाँ, वो येन का ही खून था। इस तरह गोल गोल मत घुमाओ यार शेरलॉक, येन तो फौरन चला गया है ना, उसका खून अब कार के अंदर कैसे हो सकता है? सुनो वॉटसन, एक्चुअली फौरन जाने से पहले ही उसके शरीर से थोड़ा खून निकाल कर फ्रिज में रख दिया गया था और अब उसी खून को इस कार के अंदर गिरा दिया गया है और ये सब मुझे लैब में खून के टेस्ट करने की बात पता चला और लगता है कि इन लोगों ने बड़ा ही सॉलिड प्लान बनाकर रखा हुआ था। जैसे इंश्योरेंस अमाउंट आएगा ये तीनों अपना अपना हिस्सा लेकर खुश रहेंगे और येन भी कोलंबिया में मजे से रहने लगेगा। ये कोलंबिया कहाँ से आया? वॉटसन, जब हम दोनों जोनस कार की एमडी से मिलने गए थे तो मैंने उससे छुट्टा मांगा था और जब उसने अपना वॉलेट खोला तो मैंने उसके पास 20,000 कोलंबियन की करेंसी देखी, मतलब वो कोलंबिया से लौटा था और येन भी कोलंबिया में ही होगा। इंश्योरेंस अमाउंट के लिए किए गए नाटक का पर्दाफाश करके शेरलॉक इस पजल को सॉल्व कर देता है और तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर देता है। अब तुरंत उसे कॉल आता है कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पहुंचकर उस आदमी को बचा लेता है। इस तरह दूसरा पजल भी सॉल्व करके शेरलॉक और वॉटसन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। अब की
बार उस फोन में 3 बीप के साथ एक औरत का फोटो आता है। शेरलॉक उस औरत को नहीं पहचानता, पर वॉटसन कहता है कि ये कॉनी प्रिंस है और टीवी पर भी आती है। ओह, तो तुम्हें इसके बारे में कैसा पता वॉटसन? हमारे घर में तो टीवी है ही नहीं। बात यह है शेरलॉक कि जब तुम बाहर जाते हो तो मैं मिसेस हडसन के यहाँ जाकर टीवी देखता हूँ। जो भी हो, इस पजल में मेरा नॉलेज काम में आ रहा है। फिर वे टीवी ऑन करके देखते हैं तो उसमें ये न्यूज आती है कि कॉनी प्रिंस मर गई है। तब शेरलॉक को एक कॉल आती है जिसमें एक नेत्रहीन बुजुर्ग कहती है कि मैंने तुम्हें एक और पजल भेजा है। इस पजल के लिए तुम्हें 12 घंटे का टाइम मिलेगा। इस बेचारी औरत के शरीर पर भी बॉम्ब फिक्स किए होते हैं। अब दिखाते हैं कि शेरलॉक कॉनी प्रिंस नाम की औरत की लाश को देख रहा है। उसके हाथ में कट होता है जिसके जरिए उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था और बाहरी इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन शेरलॉक इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कोई इतनी जल्दी नहीं मरता। कम से कम 8-9 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन हाथ का कट देखकर तो लगता है कि वो हाल ही में किया गया है। इस कट से बैक्टीरिया अंदर नहीं गया, बल्कि और किसी रास्ते से शरीर में बैक्टीरिया घुसाया गया है। इतना ही नहीं, कॉनी के शरीर पर कई खरोंचे भी होती हैं और उसके चेहरे पर काले दाने नजर आते हैं। अब इन बातों को शेरलॉक ध्यान में रख लेता है और वॉटसन को कॉनी के भाई से पूछताछ करने को कहता है। वॉटसन कॉनी के भाई से मिलता है। वहाँ एक बिल्ली होती है जिसके नाखूनों से अजीब सी बू आती है। वॉटसन पहले तो इतनी बारीक बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से शेरलॉक के साथ रह रहा है वो भी थोड़ा अलग ही सोचने लग गया है। वो तुरंत शेरलॉक को कॉल करके बुलाता है और कहता है, तुमने बड़ी मुश्किल से 2 पजल सॉल्व किए हैं, लेकिन मुझे देखो 1 ही मिनट में मैंने इस पजल को सॉल्व कर दिया। कॉनी के शरीर पर जो खरोंचे हैं वो इस बिल्ली के नाखूनों से बनाई गई है। बिल्ली के नाखूनों में जहर लगाकर उससे कॉनी को घायल किया गया था, इसी वजह से वो मर गई है। अब शेरलॉक कहता है, वाह वॉटसन, तुमने तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया केस। लेकिन सच वो नहीं है। दरअसल कॉनी के घर को बहुत अच्छे से साफ किया गया था और घर से निकली हुई गंदगी पर चलने की वजह से बिल्ली के पैरों से बू आ रही है। नाखूनों में कोई जहर वह नहीं है। मैंने भी कॉनी का एक शो देखा था जिसमें अपने भाई से बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी। मुझे लगता है कि खून या तो उसके भाई ने किया होगा या फिर उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार या फिर दोस्त ने किया होगा। भाई की शादी तो नहीं हुई है, लेकिन घर में एक नौकर है जिससे उसने यह खून करवाया होगा। कॉनी के माथे पर काले दाने हैं जो बोटॉक्स इंजेक्शन की वजह से हुए हैं। कॉनी खुद वो इंजेक्शन लेती थी, लेकिन लगता है कि किसी ने इंजेक्शन का डोज बढ़ा दिया और इस बात से बेखबर कॉनी ने इंजेक्शन को लगा लिया और मर गई, और यही सच्चा कारण है। लेकिन खूनी ने जानबूझकर कॉनी के हाथ में कट किया था ताकि वो पुलिस को ये समझा सके कि इन्फेक्शन से उसकी मौत हुई है। और ये सब तो मैं कॉनी की लाश देखते ही समझ गया था, पर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्यों खत्म करूं मैं केस को। 12 घंटे का काम 1 घंटे में क्यों निपटाऊं, और अगर पजल को जल्दी सॉल्व कर दिया तो वो मुझे और भी मुश्किल पजल दे देगा और टाइम भी कम देगा। इसलिए मैंने जरा टाइम पास करने के लिए तुम्हें कॉनी के भाई के पास भेजा था। लेकिन मानना पड़ेगा वॉटसन, तुम भी अच्छा गैस कर लेते हो। और ये सुनकर वॉटसन चिढ़ जाता है। 12 घंटे होने के कुछ देर पहले शेरलॉक पजल का सॉल्यूशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है और तुरंत उसे उस बुजुर्ग का कॉल आता है। पिछली 2 पजल में शेरलॉक को लोकेशन बताई गई थी और बॉम्ब स्क्वाड वहां जाकर उस कॉल करने वाले को बचा लेता था। लेकिन इस बार लोकेशन के बजाय बुजुर्ग औरत अपने सामने बैठे हुए आदमी की आवाज के बारे में बताने लगती है। इतना ही नहीं, उस आदमी की आवाज को सुनकर वो नेत्रहीन औरत ये भी गैस करके बताती है कि वो देखने में कैसा होगा। अब शेरलॉक उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है कि अचानक वो आदमी बुजुर्ग औरत को शूट कर देता है और इस वजह से शेरलॉक को लोकेशन का पता नहीं चलता। वो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट भी करवा देता है और उस अपार्टमेंट के लगभग 12 लोग मर जाते हैं। इसे न्यूज में भी दिखाते हैं और शेरलॉक बहुत ही दुखी होता है। तभी एक और बीप साउंड के साथ अगला फोटो आता है और ये थेम्स नदी का फोटो है। शेरलॉक समझ नहीं पाता कि इस नदी में क्या पजल हो सकता है। अगले दिन पता चलता है कि थेम्स नदी के पास एलेक्स नाम के एक आदमी की लाश मिली है। हमेशा की तरह शेरलॉक उस लाश की जांच करता है। वॉटसन और ग्रेग को लाश में कोई खास बात नजर नहीं आती, लेकिन शेरलॉक देखते ही बता देता है कि इस आदमी ने जो ड्रेस पहनी है वो जरूर एक यूनिफॉर्म है। इसके कपड़ों को देखो, कितना थिक पॉलिस्टर का कपड़ा है। और यही नहीं, इसके बेल्ट में वॉकी टॉकी फिक्स करने की भी जगह है। इसके पैरों की नस देखकर पता चलता है कि ये एक ज्यादा चलने फिरने वाला आदमी है, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड। और लंदन में कई सिक्योरिटी एजेंसी हैं और ये पता लगाना मुश्किल है कि ये किस एजेंसी के लिए काम करता था। पर इसके हाथ में एक घड़ी है जिसमें इसने रात का अलार्म सेट कर रखा है। मतलब ये कि एलेक्स नाइट शिफ्ट में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड था। इसके यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी एजेंसी का बैज होना चाहिए, लेकिन खूनी ने वो बैज भी उड़ा लिया है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि एलेक्स का खून किसने किया है। खूनी का नाम है गोलेम, जो एक लंबा और तगड़ा आदमी है और इस तरह के कत्ल वही करता है। इतना कहकर शेरलॉक एलेक्स के पॉकेट से एक टिकट निकालता है जो शायद किसी म्यूजियम या थिएटर का हो सकता है। तो हमें इन दोनों बातों पर ही ध्यान देना है। ग्रेग, तुम पहले ही पता लगाओ कि क्या किसी सिक्योरिटी एजेंसी का नाइट शिफ्ट गार्ड लापता हुआ है। ग्रेग जल्दी पता लगा लेता है कि एलेक्स एक आर्ट गैलरी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वॉटसन एलेक्स के घर जाकर पता लगाता है कि एलेक्स को अंतरिक्ष के बारे में जानने में बहुत ही इंटरेस्ट था। वो हमेशा आकाश और तारों के बीच में ही बात करता था। मरने से पहले एलेक्स के फोन पर एक प्रोफेसर का वॉइस मैसेज आता है कि तुम्हारी फाइंडिंग्स बिल्कुल सही है, तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो। ये मैसेज सुनकर वॉटसन और शेरलॉक उस प्रोफेसर से मिलना चाहते हैं, लेकिन वे पहले खूनी गोलेम से मिलकर पता लगाना चाहते हैं कि एलेक्स का खून किस
किसने करवाया था। गोलेम एक सीक्रेट जगह पर रहता है, लेकिन हमारा शेरलॉक भी कुछ कम थोड़ी ना है। वो कई बेघर लोगों को भी जानता है जो इन्फॉर्मर का काम भी करते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मर की मदद से वे गोलेम का पता लगा लेते हैं। लेकिन इनके वहाँ पहुँचने से पहले ही गोलेम बच निकलता है। अब वे प्लान चेंज करके उस प्रोफेसर से मिलने जाते हैं जो अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च कर रही होती है। इससे पहले कि शेरलॉक और वॉटसन प्रोफेसर से मिल सके, गोलेम उसको भी खत्म कर देता है और शेरलॉक पर भी अटैक करता है। लेकिन शेरलॉक बच जाता है और गोलेम भी वहाँ से भाग जाता है। नॉर्मली शेरलॉक को क्लूज मिलते रहते थे, लेकिन इस केस में तो क्लू के मिलने से पहले ही उसे मिटा दिया जाता है। ऊपर से इस केस में किसी ने ये कॉल करके नहीं बताया होता कि इतने घंटों में इस केस को सॉल्व करना है, और इस बात से शेरलॉक बहुत ही कंफ्यूज होता है। अब ये उस आर्ट गैलरी में जाते हैं जहां एलेक्स काम करता था। वहां वीरमान नाम के चित्रकार की पेंटिंग होती है, और इस पेंटिंग को वीरमान ने 1640 में बनाया था। ये पेंटिंग कहीं खो गई थी, लेकिन इस आर्ट गैलरी के लोग उसको वापस ले आए थे। पर शेरलॉक पेंटिंग को देखते ही गैस करता है कि ये नकली पेंटिंग है। तभी पिंग मोबाइल पर कॉल आता है, लेकिन इस बार किसी की आवाज नहीं आती। अब शेरलॉक खुद ही कहता है कि मैंने ये पजल सॉल्व कर लिया है, यहाँ वीरमान की जो पेंटिंग है वो नकली है। तब भी उस तरफ से कोई नहीं बोलता। फिर शेरलॉक कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ मेरा गैस है, मैं जानता हूँ कि पेंटिंग नकली है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत मेरे पास नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सबूत के साथ इस बात को साबित कर दूंगा। तभी फोन से एक छोटे लड़के की आवाज आती है और वो 9, 10, 8 करके काउंटडाउन करना शुरू कर देता है। अब 10 सेकंड के अंदर शेरलॉक को सबूत के साथ ये साबित करना है कि पेंटिंग नकली है। शेरलॉक टेंशन में पेंटिंग को ध्यान से देखता है, लेकिन उसको कोई भी क्लू नहीं मिलता। अब काउंटडाउन भी खत्म होने वाला होता है कि अचानक शेरलॉक को उस पेंटिंग में कुछ दिखता है। वो तुरंत फोन के पास जाकर जल्दी जल्दी कहता है कि ये पेंटिंग नकली है, क्योंकि इसमें वैन बुरेन सुपरनोवा है। अब लड़का काउंटडाउन तुरंत रोक देता है और अपनी लोकेशन बताता है। पुलिस वहां जाकर उस लड़के को बचा लेती है, और यहाँ किसी के समझ में नहीं आता कि वैन बुरेन सुपरनोवा क्या चीज है। शेरलॉक एक्सप्लेन करता है कि अंतरिक्ष में कुछ नक्षत्र अपने आंतरिक विस्फोट के कारण बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं, और ऐसे नक्षत्रों को सुपरनोवा कहते हैं। वैन बुरेन नाम का ये सुपरनोवा 1858 में पहली बार देखा गया था, लेकिन वीरमान की ओरिजिनल पेंटिंग 1640 में बनाई गई थी। उस वक्त तो वैन बुरेन सुपरनोवा था ही नहीं। वीरमान ने अपनी पेंटिंग में कोई सुपरनोवा नहीं बनाया था। इसका मतलब यह है कि पेंटिंग ओरिजिनल नहीं है, बल्कि नकली है, और किसी नए आर्टिस्ट ने उस पुरानी पेंटिंग की नकल की है और साथ ही में सुपरनोवा को भी जोड़ दिया। और इस तरह शेरलॉक इस केस को भी खत्म करता है। लेकिन एलेक्स का कत्ल क्यों किया गया? वो इसलिए क्योंकि एलेक्स ने इस बात का पता लगा लिया था, और उन्हें डर था कि आर्ट गैलरी की इस फॉर्जरी का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एलेक्स को मार डाला, और एलेक्स के जरिए प्रोफेसर भी ये बात जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर को भी खत्म कर दिया। ओरिजिनल पेंटिंग की कीमत लगभग 30 मिलियन पाउंड होगी। अगर दुनिया को पता चल गया कि ये नकली पेंटिंग है तो आर्ट गैलरी को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वे कत्ल करने पे उतर आए थे, और इस केस के खत्म होने के बाद और कोई कॉल या फोटो नहीं आता। अब शेरलॉक बड़ी चैन की सांस लेता है। लेकिन शेरलॉक के भाई माइक्रॉफ्ट ने जो केस उसको सौंपा था, उस सिलसिले में वॉटसन रेलवे ट्रैक के पास जाता है और एंड्रयू वेस्ट के बारे में पूछताछ करता है। फिर बड़बड़ाता है कि बेटा एंड्रयू, तुम्हारा घर एक तरफ है और तुम यहाँ आकर मरे पड़े हो। मरने को और जगह नहीं मिली थी क्या? और मेमोरी स्टिक कहाँ रखकर मर गए यार? तब वहाँ शेरलॉक आकर कहता है, वॉटसन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंड्रयू वेस्ट की गर्लफ्रेंड है, चलो हम उससे पूछताछ करते हैं। एंड्रयू की गर्लफ्रेंड उन्हें बताती है कि मरने के एक दिन पहले वो मुझसे मिला था और वो बहुत ही टेंशन में था, और मुझे लगा कि उसने कोई चीज खो दी है, पर वो गुस्से में यहाँ से चला गया और वापस नहीं लौटा। ये दोनों गैस करते हैं कि किसी ने एंड्रयू से मेमोरी स्टिक चुरा ली है, और इसीलिए वो बहुत ही टेंशन में था। फिर इन्हें पता चलता है कि गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले एंड्रयू अपने होने वाले साले जोई के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था। अब शेरलॉक और वॉटसन जोई से पूछताछ करते हैं। तब जाकर पता चलता है कि मेमोरी स्टिक जोई के पास है। उस दिन भर में एंड्रयू ने जो से उस कॉन्फिडेंशियल मेमोरी स्टिक का जिक्र किया था। जो ने एंड्रयू का मेमोरी स्टिक चुरा लिया था, और इस बात पर उन दोनों में बहस हो गई थी। बहस हाथापाई में बदल गई, और इसी दौरान जो ने एंड्रयू को धक्का दे दिया और सीढ़ियों से नीचे गिरकर एंड्रयू वहीं मर गया। जोई घबराकर एंड्रयू की लाश को अपने घर के पास वाले रेलवे ट्रैक पर ले गया और एक ट्रेन पर फेंक दिया, और ट्रेन के साथ ही एंड्रयू की लाश भी कहीं दूर चली गई और एक जगह पर फिसलकर ट्रैक पर आ गई। अब इस तरह शेरलॉक और वॉटसन को मेमोरी स्टिक भी मिल गई और ये केस भी सॉल्व हो गया। आर्ट गैलरी की ओनर जिसने एलेक्स का खून करवाया था, वो जानती थी कि पेंटिंग नकली है, लेकिन उसे ओरिजिनल बताकर वो नकली पेंटिंग को 30 मिलियन पाउंड में बेचना चाहती थी, और 30 मिलियन में एक और आदमी को भी हिस्सा मिलने वाला था, और वही इन सारे पजल का मास्टरमाइंड भी है। आर्ट गैलरी की ओनर बताती है कि उस आदमी का नाम मोरारिटी है। अब शेरलॉक सोच में पड़ जाता है कि ये मोरारिटी कौन है और ये हमेशा मुझसे क्यों पंगा ले रहा है। पहले केस में भी यही मोरारिटी साइको किलर से खून करवा रहा था, इससे तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। ये सोचकर शेरलॉक एक प्लान बनाता है। उसे मोरारिटी का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज रात को तुम उस स्विमिंग पूल के पास आ जाना जहाँ कार्ल पावर मरा था, और मेमोरी स्टिक भी लेते आना। अब रात को शेरलॉक मेमोरी स्टिक लेकर उस स्विमिंग पूल के पास जाकर वेट करता है। तब वहाँ मोरारिटी आता है। अब शेरलॉक उसका चेहरा देखने के लिए उतावला होता है, और तभी मोरारिटी शेरलॉक की तरफ मुड़ता है। तब पता चलता है कि वो जॉन वॉटसन है। वॉटसन पूछता है कि क्यों शेरलॉक, कैसे हो?
अब शेरलॉक को ऐसा शौक जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था। मैं तो सोच भी नहीं पाया कि तुम मेरे साथ रहकर ये सारे गेम खेल रहे हो। वॉटसन कहता है कि शेरलॉक जल्दबाजी मत करो, शांत होकर मेरी बात सुनो। और ये कहते कहते वॉटसन अपना कोट हटाता है तो उसके शरीर पर बम लगे होते हैं। मोरारिटी वॉटसन को बंदी बनाकर शेरलॉक को ब्लैकमेल करना चाहता था। अब शेरलॉक को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है कि अबे डरपोक मोरारिटी, हिम्मत है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता। तब वहाँ मोरारिटी आता है और उसे देखकर तो शेरलॉक को दूसरा सबसे बड़ा शौक लगता है। मोरारिटी वही आदमी है जो लैब टेक्नीशियन मॉली का बॉयफ्रेंड बनकर शेरलॉक से मिला था, और वही आदमी जो लिपस्टिक और फेयर एंड लवली लगाकर लैब में आया और शेरलॉक के पास अपना नंबर छोड़ गया। शेरलॉक के दिमाग को चुनौती देने के लिए ही उसने ऐसा नाटक किया था, लेकिन बेचारा शेरलॉक उसे जान ही नहीं पाया। दरअसल मोरारिटी को मिसाइल प्लान वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह शेरलॉक इंटरेस्टिंग पजल सुलझाना चाहता है, उसी तरह ये मोरारिटी भी इंटरेस्टिंग पजल बनाना चाहता है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है ये मोरारिटी, और इससे दुनिया के सभी क्रिमिनल्स डरते हैं। लेकिन यहाँ तो ये मास्टरमाइंड अकेला ही आया है। और ये सोचकर वॉटसन पीछे से मोरारिटी को पकड़ लेता है और शेरलॉक उस पर अपनी गन पॉइंट करता है। मोरारिटी सीरियस मुंह बनाकर कहता है, मुझे इतना पागल समझा है कि मैं यहाँ अकेला आऊंगा। तभी शेरलॉक के पूरे शरीर पर कई सारी लेजर लाइट्स पॉइंट करती हैं। वो चारों ओर स्नाइपर से घिरे हुए होते हैं। मोरारिटी कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ शेरलॉक, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे। और ये कहकर वो जाने लगता है। शेरलॉक तुरंत वॉटसन के शरीर से बॉम्ब निकालकर फेंकता है। अब इतने में मोरारिटी वापस आकर कहता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, इसलिए मैं तुम दोनों को खत्म करने वाला हूँ। अब शेरलॉक और वॉटसन दोनों पर लेजर लाइट्स पॉइंट कर रही होती हैं। कुछ ही देर में दोनों का दी एंड होने वाला होता है, और इस सिचुएशन में भी शेरलॉक का दिमाग सोच रहा होता है। अचानक शेरलॉक अपनी गन निकालकर उस बॉम्ब पर पॉइंट करता है और कहता है, हमें शूट करोगे तो मैं तुरंत इस बॉम्ब को शूट कर दूंगा और हम सबका दी एंड हो जाएगा। अब बोलो मोरारिटी, क्या फैसला किया है तुमने? मोरारिटी के पास कोई फैसला नहीं होता। वो सोच में पड़ जाता है कि शेरलॉक को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और इसी कश्मकश में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मोरारिटी आगे क्या करने वाला है ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन क्या आप गैस कर सकते हो कि मोरारिटी अब क्या करेगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, शेरलॉक सीरीज के तीसरे एपिसोड को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस सीरीज की वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।